अन्ना लाना अब तक एक मुर्दा लड़की और जिंदा रूह की एक्टिंग करती आई थी और रूह बनकर देखने वालों पर जताया था कि मरने वाले यूं भी दुनिया में वापस आते हैं। और जब हैरी यानी आदिल मरने के बाद उसके सामने आया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने दूर साल की रेत पर पड़ी हुई उस लाश को देखा। उस लाश के पास अब लोगों की भीड़ लग रही थी। उधर एक हैरी मुर्दा था, इधर दूसरा हैरी ऐन निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा था। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला, यकीन कर लो मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए मरने के बाद वापस आया हूँ। और मेरे लिए दुनिया की यह सबसे बड़ी खुशी है कि ये हसीन आंखें मेरे लिए रोती हैं और मेरी मौत के बाद भी तुम्हारा दिल मुझे पुकारता है। वो बोल रहा था और वो ऐसे तक रही थी जैसे ख्वाब देख रही हो। फिर उसने आस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया, उसे छू कर देखा। वो बोला, अगर तुम मुझे नामहरम नहीं समझती हो तो बेशक मुझे छू लो, बल्कि पकड़ लो। उसकी बेयकीनी खत्म हो गई। उसने मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रखा और उसके बाजू को पकड़कर कहने लगी, तुम जिंदा हो। वह हंसती खिलखिलाती हुई रेत पर घुटनों के बल उठी, फिर उसके गले से लगकर कंबल की तरह लिपट गई। दिल खोलकर हंसती हुई बोली, तुम जिंदा हो, मेरे लिए जिंदा हो। अगर वापस ना आते तो मैं रोते रोते मर जाती। वो ऐसे मिल रही थी जैसे दुनिया जहां की दौलत उसे मिल गई हो। आदिल उसे पाकर सैरज़दा सा हो रहा था। जिंदगी में पहली बार एक हसीन लड़की ऐसी दीवानगी से अपना रही थी कि सारी दुनिया जहन से फरामोश हो गई। फिर वो ज़रा चुप हुई, कुछ सोचने लगी। इसके बाद जैसे बिजली का झटका लगा हो, वो एकदम से अलग होकर उसे दूर हो गई, जैसे ख्वाब देखते देखते आंखें खुल गई हों। उसने घूर कर पूछा, अगर तुम हैरी हो तो वो लाश किसकी है? वो एक बहरूपिये की लाश है, मैं कैसे यकीन करूं? अभी तुमने मेरे दिल से लगकर उसकी धड़कनें सुनी है, इसलिए यकीन कर लो। जज्बाती बातों से ना बहलाओ। बोलो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हैरी रॉब्सन हूँ। वो कत्ल होने वाला नकली था, मैं असल हूँ। इसके बरक्स भी हो सकता है, वो कत्ल होने वाला शायद असली था और तुम नकली हो। ऐना मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? खबरदार मुझे मेरी जान ना कहो। अभी तुम एक जान दो कालिब हो रही थी, वो मेरी गलती थी, जज्बात में बह गई। अगर साबित हो जाए कि मैं हैरी हूं तो वादा करो तुम इसे गलती नहीं कहोगी, फिर उसी तरह जज्बात में बह जाओगी। पहले साबित करो। मैं अभी तुम्हें अपनी कोठी और फैक्ट्री दिखाऊंगा, वो सब कुछ मेरे नाम है। मेरा मैनेजर और सैकड़ों मुलाजिम तस्दीक करेंगे। ऐना ने कहा, मैं तुम्हारी कोठी, फैक्ट्री और जायदाद देखना नहीं चाहती। मेरी नज़रों में तुम्हारी एक पहचान है। ठीक है, बताओ मुझे किस तरह पहचानोगी? बैंक की लूटी हुई रकम से। अगर वाकई तुम हैरी हो तो वो रकम तुम्हारे पास होगी। वो मेरे पास थी, मगर गलत रास्ते से मेरे पास आई। मैंने सही रास्ता इख्तियार किया और उसे आईजी के हवाले कर दिया। बकवास मत करो, वो तुम्हारे पास मेरी अमानत थी। वो माल तुम्हारा होता तो उसे तुम्हारी अमानत समझ लेता। क्या तुम मेरी दयानतदारी की कदर नहीं करोगी? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। सारी दुनिया डाकुओं की फैमिली पर लानत भेजती है। मैं तुम पर मोहब्बत भेजता हूँ। इस जलील फैमिली से निकल आओ। शट अप। वो उठ खड़ी हुई, फिर रेत में धंसते हुए कदमों से जाने लगी। वह लपक कर उसके पास आया, फिर साथ चलते हुए बोला, खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है। बैंक में तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हारी जहानत का अंदाजा हुआ। इस जहानत को तुम गलत इस्तेमाल करी हो, अपनी गलती को समझो। वो रुक कर बोली, मैं तुम्हारी नसीहत नहीं सुनना चाहती, मेरा पीछा छोड़ दो। वह फिर पलट कर जाने लगी। उसने पूछा, मुझे छोड़कर जाओगी तो क्या तुम्हें रात को नींद आ सकेगी? मैं कोई मोहब्बत करने वाली गधी नहीं हूँ। इस रकम की खातिर तुम में दिलचस्पी ले रही थी। तुम्हारी दानिश में हैरी को गोली मार दी गई थी, वो मर गया था, और मरने के बाद उससे तुम्हें बैंक की रकम ना मिलती, फिर तुम उसके लिए यानी मेरे लिए क्यों रो रही थी? मेरी जूती रो रही थी। मोहब्बत में जूती नहीं, मुंतज़िर आंखें रोती हैं। सच बात सुनो, मैं ये सोचकर रो रही थी कि हैरी के मरने के बाद वो रकम कभी नहीं मिलेगी। आदिल ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया, फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अपने नांसों की तौहीन न करो जो तुमने सच्चे प्यार में बहाई। एक बार मेरे सीने से लगकर कह दो कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं दौलत के लिए आई हो, फिर मैं तुम्हारे दिल से नहीं दुनिया से चला जाऊंगा। वह चट्टान जैसे सीने से लग गई, फिर उस मर्दाना गिरफ्त से निकलने की कोशिशें करती रही, फिर थक हार कर उसके बस में हो गई। साहिल पर तफरी करने वाले उनके आसपास से गुजर रहे थे और वो दोनों उन सबसे बेखबर एक दूसरे की ज़ात में डूब गए। मगरबी ममालिक में यह काम सी बात है। मोहब्बत करने वाले जोड़े सरेआम बगलगीर होकर अपनी मोहब्बत का भरपूर इज़हार करते हैं, कोई इस पर एतराज़ नहीं करता। उनका ख्याल है ऐसी हरकतें फ़िज़ा को खुशगवार और माहौल को रुमान परवर बनाती हैं। ऐना लाना अचानक ही उससे दूर हो गई, फिर शर्माती हुई मुस्कुराती हुई उससे दूर भागती चली गई। आदिल ने आवाज़ दी, रुक जाओ, अपना नाम तो बताती जाओ। वो दौड़ते दौड़ते पलट गई, फिर उल्टे पांव दौड़ती हुई बोली, ऐना लाना, मैं तुम्हारी ऐना लाना हूँ। वह फिर घूमकर दौड़ने लगी। अब वो इतनी दूर चली गई कि नीम तारीकी और नीम रोशनी में निगाहों से ओझल हो रही थी। वो चीख कर बोला, लैला तेरा मोहम्मल कहाँ है? वो नज़रों से ओझल हो गई, मगर आवाज़ आई, खुदा और खुशबू नज़र नहीं आती हैं, इसके बावजूद खुदा हर सू है और खुशबू का झोंका कहीं से भी आ जाता है। वो आवाज़ खुली फिजा में तहलील होती चली गई। हैरी की लाश को मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पोस्टमार्टम के दौरान इंकशाफ हुआ कि लाश का चेहरा मेकअप में छुपा हुआ है। चेहरा साफ किया गया तो वो कोई और था। एक्सरे मैन ब्रेन आदम के जरिए ये देख रहा था और सोच रहा था ये कोई और है, मगर बड़ी खूबसूरती से हैरी का रोल अदा कर रहा था। वो ब्रेन आदम के दिमाग में रहकर ये सोच रहा था। इस तरह ब्रेन आदम की सोच भी यही थी। वो ब्लैक आदम से बोला, अब यह सवाल पैदा होता है कि असल हैरी कहाँ है? ब्लैक आदम ने कहा, हैरी को हमारे हिफाजती इंतजामात पर भरोसा नहीं था, इसलिए
उसने इस अजनबी को अपना हमशक्ल बनाकर भेजा था। उसने हम पर भरोसा नहीं किया। अब हम उसकी दूर अंदेशी की दाद देते हैं। लेकिन इस डमी ने असली हैरी का रोल कैसे अदा किया? हाँ, अब टेरी आदम कह रहा था कि इसने डमी के चोर ख्यालात पढ़े थे तो वो ख्यालात भी असली हैरी जाहिर कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि डमी पर तनवी में अमल करके इसे अंदर से भी असली हैरी बनाया गया था, टेरी आदम ने कहा। इससे साबित होता है कि असली हैरी बहुत गहरा नौजवान है। टेलीपैथी जानने वालों से उसके ताल्लुकात हैं। ब्रादर टेरी, ये डमी तो मर चुका है। अब तुम असली टेरी के दिमाग में जाओ। मैं ये कोशिश कर चुका हूँ। असली हैरी की आवाज़ और लहजा गुम हो गया है। यानी असली हैरी पर भी तनवी में अमल करके उसके असल लहजे को मिटा दिया गया है। बेशक यही बात है, इसलिए मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच पा रहा। ब्रेन आदम ने कहा, मेरा ख्याल है कि हैरी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले या वालों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने हैरी को महफूज रखने के लिए इस डमी को चारा बनाकर भेजा। वो कौन लोग हो सकते हैं जिनसे हम भी धोखा खा गए और इस डमी को गोली मारने वाले भी मुतमईन होकर चले गए? ब्रेन आदम ने फ़ोन पर राब्ता करने के बाद हुक्म दिया, हेलो, मैं एचओडी बोल रहा हूँ। हेलो रॉबसन। हैरी रॉबसन की ज़ाती और कारोबारी तमाम टेलीफोन कॉलों को टैप किया जाए और खुफिया तौर पर उसके बंगले और फैक्ट्री की निगरानी की जाए। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, आपके अहकामात की तामील अभी होगी। एक रिपोर्ट है। अभी चंद सेकंड पहले आपके ज़ाती फ़ोन पर हैरी ने पैगाम दिया है कि वो आपसे फ़ौरन मिलना चाहता है। ब्रेन आदम ने उसे राब्ता ख़त्म करके हैरी के फ़ोन पर राब्ता किया। दूसरी तरफ से आदिल की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन? मैं हैरी बोल रहा हूँ। मिस्टर हैरी, मैं एचओडी हूँ। क्या तुम शामी से घर पर हो? जी हाँ। मैंने कई बार आपसे राब्ता करने की कोशिशें की, लेकिन कोई नादीदा ताकत मुझे फ़ोन कर दें और आईजी साहब के पास जाने से रोकती रही। आप फ़ौरन अपने आदमियों को यहाँ भेज दें ताकि वो मुझे अपनी निगरानी में आपके पास पहुँचा दें, वरना मैं फिर दिमागी तौर पर गायब हो जाऊँगा या फिर अपने इख्तियार में नहीं रहूँगा। अभी मेरे आदमी आ रहे हैं, तुम तैयार रहो। ब्रेन आदम ने रिसीवर रखकर ब्लैक आदम से कहा, हैरी ट्रैप किया गया है, उसके अंदर कोई आता है और इस वक्त उसके दिमाग में मौजूद नहीं। तुम फ़ौरन जाओ और उसे यहाँ ले आओ। ब्लैक आदम उसी वक्त वहाँ से रवाना हो गया। हैरी से मुलाकात होने पर बहुत से पेचीदा मामलात पर रोशनी पड़ सकती थी। वो 20 मिनट में वहाँ पहुँचा। बड़ी तेज़ी से आने के बावजूद वो अपने बंगले में नज़र नहीं आया। ब्लैक आदम ने उसे आवाज़ें दी, बंगले के एक एक हिस्से में उसे तलाश किया। फिर ड्राइंग रूम में आया तो फ़ोन की घंटी सुनकर ठिठक गया। उसने फ़ौरन ही अपना मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करके टेलीफोन एक्सचेंज के आला अफसर से रब्ता किया। फिर उसे हैरी का फ़ोन नंबर नोट कराते हुए कहा, मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हूँ। आधे मिनट के अंदर अंदर इस फ़ोन पर गुफ्तगू होगी। फ़ौरन इस नंबर से रिकॉर्ड मुंसलिक करो। तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसने मोबाइल फ़ोन को ऑफ किया। हैरी के फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। वो अपनी रिस्ट वॉच में सेकंड के मुतहर्रिक कांटे को देख रहा था। फिर 30 सेकंड पूरे होते उसने हैरी के फ़ोन का रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं एक जवान हूँ, मेरा नाम और काम ना पूछो, जिस काम से आए हो उसमें नाकाम होकर चले जाओ। हैरी ने मेरी थोड़ी सी अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर तुम्हें बुलाया था। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे आने से पहले उसे ले आया हूँ। ब्लैक आदम ने कहा, तुम अपने मुतल्लिक कुछ नहीं बताना चाहते? क्या हैरी के मुतल्लिक कुछ बताओगे? मैंने कहा, वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई में ना जाओ। जब मैंने पहली बार उसके दिमाग में पहुँचकर उसके चोर के हालात पढ़े तो हैरान रह गया। ऐसी हैरानी की क्या बात है? एक बात हो तो बताऊँ, मैं तमाम बातें राज में रखूँगा। सिर्फ एक बात बताऊँगा जिसका ताल्लुक तुम्हारे आला अफसर एचओडी से है। यह कहकर मैं ज़रा चुप हुआ। वो अपने एचओडी ब्रेन आदम से ताल्लुक़ रखने वाली बात सुनने के लिए बेताब हो गया। वह इस सिलसिले में कुछ पूछना ही चाहता था कि मैंने कहा, तुम लोग उस नौजवान की तलाश में हो जिसने ब्रेन आदम को समुंदर के साहिल पर एसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला किया था। वो नौजवान यही हैरी था। क्या ये हैरी ने तुमसे कहा है? नहीं, उसके चोर ख्यालात ने बताया। प्लीज़ हमें बताओ, उसने ऐसा क्यों किया? उस वक्त हैरी मेरे एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले का मामूल और ताबेदार था। उसने अपने आमिल के हुक्म से ब्रेन आदम की गर्दन में सुई चुभोई थी। ब्लैक आदम ने बेचैनी से पूछा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसने एचओडी को कमज़ोरी में मुब्तला क्यों किया? तुम इतने नादान हो कि किसी को दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करने का मतलब नहीं समझ रहे? हाँ, मैं ज़रूर समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है कि किसी ने ब्रेन आदम के चोर ख्यालात नहीं पढ़े हैं। यह तुम्हारा ख्याल है, अपने ख्याल से खुश और मगन रहो। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या इस ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन ने हमारे डिपार्टमेंट के राज? मैंने बात काट कर कहा, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, खुफिया डिपार्टमेंट या खुफिया तंजीम समझो। ये कहते ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगरचे मैं यहूदी खुफिया तंजीम के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था और ब्रेन आदम का ताल्लुक भी इस तंजीम से मालूम नहीं था, मगर शुबा सा था। इसलिए मैं आदिल के ज़रिए खेल शुरू कर चुका था। एक शोशा छोड़ा था कि किसी दुश्मन ने ब्रेन आदम के चोर ख्यालात पढ़ लिए, जबकि ऐसा किसी ने नहीं किया। मेरे इस खेल का नतीजा ये होता कि आदिल उनकी नज़रों में अहम हो जाता। वो सोचते रहते कि इस नौजवान में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिनके बायस ख्याल ख्वानी करने वाले इसे अपना बनाकर रखना चाहते हैं। फिर यह तशवीश पैदा होती कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने ब्रेन आदम के दिमाग से कैसे कैसे राज मालूम किए हैं। अगर ब्रेन आदम का ताल्लुक यहूदी खुफिया तंजीम से ना होता तब भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हवाले से तशवीश बाकी रहेगी, और अगर ब्रेन आदम का ताल्लुक इस खुफिया तंजीम से होगा तो वहाँ खलबली पैदा हो जाएगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि हैरी के ज़रिए पहले एक दुश्मन ने ब्रेन आदम को कमज़ोर किया और उसके ख्यालात पढ़े, फिर दूसरे टेलीपैथी जानने वाले यानी मैंने भी अब हैरी को अपना मामूल बनाकर बहुत से राज मालूम किए।
मैं सिर्फ एल्पा के मुतल्लिक यकीन से समझता था कि वो इस खुफिया तंजीम में होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था। अभी चंद मिनट पहले तंजीम के एक अहम फर्द ब्लैक आदम से फ़ोन पर गुफ्तगू कर चुका था, लेकिन उसकी हकीकत से भी बेखबर था। बाज़-औक़ात एक अंधी चाल से बाजी अपने हक़ में हो जाती है। चूँकि मैं बाजी एक अंधी चाल से जीत रहा था, इसलिए एक अंधे की तरह उसके नताइज को नहीं देख सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खलबली पैदा हो गई थी। एक्सरे मैन ब्लैक आदम के अंदर रहकर मुझसे फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन चुका था। उधर ब्रेन आदम और टेलीपैथी जानने वाले ने फ़ोन टेप को सुना था। उन्होंने तमाम ब्रदर्स को तलब किया। एल्पा और वाइट आदम पर गद्दारी का इल्ज़ाम था, इसलिए उनके ब्रेन वॉश किए गए थे। वो अपनी अपनी रहायशगाह में आराम कर रहे थे। तमाम ब्रदर्स ने वो फ़ोन टेप सुन लिया। ब्रेन आदम ने कहा, हमने बड़ी मेहनत से इस तंजीम को मुस्तहकम किया है। अब हमारी ये खुशफहमी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है कि हम आनी पर्दों में छुपे हुए पुरस्कार लोग हैं। मौजूदा मालूमात के मुताबिक 2 टेलीपैथी जानने वाली हमारी जड़ों में घुसे हुए हैं। ब्रेन आदम ने कहा, मैंने तमाम ब्रदर्स को इसलिए बुलाया है कि हम सब मिलकर फौरी तौर पर चंद एहतियाती तदाबीर करें। दुश्मनों ने मेरी दिमागी कमज़ोरी के दरमियान हमारी तंजीम का एक राज मालूम किया होगा। शायद उन्हें यह भी मालूम होगा कि एल्पा का ब्रेन वॉश किया गया है। वाकई वो दुश्मन ऐसी हालत में एल्पा के दिमाग पर कब्जा जमा सकते हैं और हम एक टेलीपैथी जानने वाली से महरूम कर सकते हैं। एक ब्रादर ने कहा, हम बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त करने वाले हैं। दूसरे ब्रादर ने कहा, हमें किसी तरह मालूम करना चाहिए कि वो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले कौन लोग हैं। दूसरे ब्रादर ने पूछा, क्या हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो दुश्मन ब्रेन आदम के अंदर हैं और अब भी यहाँ मौजूद हैं। ब्रेन आदम ने कहा, यह कैसी मजबूरी है कि मैं उन्हें अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता। मैं अपने अंदर रहने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़ाहिर हो जाएं। अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तंजीम अब नहीं रहेगी। एक्सरे मैन बड़ी खामोशी से और बड़ी देर से ब्रेन आदम के दिमाग में रहकर किसी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने जो शोशा छोड़ा तो उसके नतीजे में फिर यकीन की हद तक शुबहात मुस्तहकम होने लगे। एक्सरे मैन का एतमाद तमाम ब्रदर्स से डगमगाने लगा। इन हालात में एक ही बात हौसला दे रही थी कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों ने ब्रेन आदम के दिमाग पर कब्जा जमा कर अब तक कोई मुखालफाना रवैया इख्तियार नहीं किया है, जबकि वो दुश्मन तमाम ब्रदर्स को मौत के घाट उतार कर एल्पा और टेरी जैसे ख्याल ख्वानी करने वालों को अपना ताबेदार बना लेते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एक्सरे मैन ने सोचा कि दुश्मन सिर्फ ब्रेन आदम पर कब्जा जमा सकती हैं, फिर रफ्ता रफ्ता दूसरे ब्रदर्स तक पहुंच सकती हैं। चूंकि एक्सरे मैन खुद अपने तमाम लोगों के अंदर झांकता रहता था, इसलिए कोई ब्रदर किसी और का मामूल और ताबेदार साबित नहीं हो रहा था। उसने ब्रेन आदम के दिमाग में यह हुक्म नक्श किया कि वह चंद घंटों के अंदर एक खुसूसी त्यारे में इसराइल से बाहर चला जाएगा और ताहुक्म सानी वापस नहीं आएगा। एक्सरे मैन ने उसके बाद टेरी हार्ड के चोर ख्यालात पड़े। वो बदस्तूर ताबेदार था। उस टेलीपैथी जानने वाले को कोई छीन कर नहीं ले जा सकता था। उसने टेरी के दिमाग में यह हुक्म नक्श किया कि वो मौजूदा रिहायशगाह में अपना तमाम सामान छोड़कर एक नई रिहायशगाह में जाए और किसी ब्रदर से कोई राब्ता कायम ना करे। फिर उसने एल्पा के ख्यालात पढ़े। वो भी कमज़ोर थी। एक बार उस पर तनवीम अमल हो चुका था। वो उस खुफिया मकान से निकलकर अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती थी। अगले 24 घंटों में एक्सरे मैन को मालूम हो सकता था कि खुफिया तंजीम के अंदर कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला वाकई मौजूद है या नहीं। ब्रेन आदम ने एक्सरे मैन की मर्जी के मुताबिक तमाम ब्रदर से कहा, मैं अभी इस मुल्क से जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में टेरी आदम तुम सबका बिग ब्रदर रहेगा। एक ने पूछा, ब्रदर तुम वापस कब आओगे? उसने जवाब दिया, जैसे ही मुझे उस दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की हकीकत मालूम हो गई, मैं उसे निमटने के बाद वापस आऊँगा। एक्सरे मैन ने जब से एल्पा को गद्दार पाया था, तब से टेरी आदम को उस पर तरजीह देने लगा। यूं भी वो ज़हीन और तेज़ तर्रार था। बड़ी जल्दी किसी भी मामले की तह तक पहुँच जाता। एक्सरे मैन चाहता तो बड़ी आसानी से एक एक करके तमाम ब्रदर्स को मौत के घाट उतार देता। फिर ब्रेन आदम और ब्लैक आदम जैसे नए ज़हीन और बासलाहियत अफराद का इंतखाब करके फिर वही खुफिया ब्रदर्स की तंजीम कायम कर लेता। लेकिन वो इन्हें नाहक कत्ल नहीं करना चाहता था। एक तो वो तमाम ब्रदर्स बेकसूर थे, दूसरे ये साबित नहीं हुआ था कि ख्याल ख्वानी करने वाले अजनबी दुश्मनों ने ब्रेन आदम के अंदर जगह बना लिया। ब्रेन आदम के दिमाग में किसी दुश्मन की मौजूदगी के आसार नहीं पाए गए। खुफिया तंजीम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच रहा था। एक्सरे मैन को किसी हद तक यकीन था कि उसकी कायम करदा तंजीम में कोई बाहर का आदमी चोर दरवाजे से नहीं आया। फिर भी मुकम्मल यकीन करने के लिए उसने ब्रेन आदम को इसराइल से बाहर भेज दिया। अपनी तंजीम के अंदरूनी मामलात से निमटने के बाद उसने विच लेडी इला क्लांसी और जयपर गोला पर तवज्जो दी। टेरी आदम के अंदर जाकर उसकी सोच में कहा, वो दोनों जादूगर बैंक डकैती के सिलसिले में 2 बार पुलिस की नज़र में आ चुकी हैं। अब पुलिस की हिरासत में है। उनसे पूछना चाहिए कि वो पिछली रात मकतूल हैरी का ताक़ुब क्यों कर रहे थे। एक्सरे मैन ने खुद को गुमनाम और महफूज रखने के लिए तरीक़ाकार अपनाया था कि ब्रेन आदम के अंदर जाकर उसकी सोच में बोलता और ब्रेन आदम समझता कि वो खुद ऐसी बातें सोच रहे। अब टेरी आदम ने भी यही सोचा कि वो दोनों जादूगरों के मुतल्लिक खुद सोच रहे और उन दोनों का मुहासबा करना चाहता है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए ब्लैक आदम से कहा, हवालात में जाओ, विच लेडी और जयपर गोला से मालूम करने की कोशिश करो कि वो पिछली रात मकतूल हैरी का पीछा क्यों कर रहे थे। उन दोनों को बड़ी सख्त निगरानी में रखा गया था। एक तो बैंक में डाका डालने वालों ने वारदात के लिए रूहों को भेजा। दूसरी ये कि विच लेडी और जयपर गोला भी कुछ ऐसे ही जादुई कमालात दिखाने के सिलसिले में बदनाम थे, इसलिए उनका ताल्लुक भी बैंक डकैती से जोड़ा जा रहा था। थाने के इंचार्ज ने सलाखों के पीछे बैठे हुए जयपर गोला से कहा,
बैंक की लूटी हुई रकम उसी दिन वापस मिल गई थी। तुम ये बयान दे दो कि डाका डालने वालों को तुम जानते हो और पुलिस वालों को उन डाकुओं तक पहुंचाओगे। परगोला ने कहा, मैं साहिल पर उन डाकुओं तक पहुंचने के लिए ही गया था, मगर तुम लोग मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ चलो और उन्हें गिरफ्तार कराओ। मैं आपको कैसे समझाऊं कि उन डाकुओं को जानता नहीं हूँ। बैंक में उनकी ट्रांसपेरेंट तस्वीरें देखी थीं और आईजी साहब के दफ्तर में सुना था कि वो डाकू शाम को समुंदर के साहिल पर आएंगे। अगर आप लोग मुझे पकड़कर ना लाते तो मैं उन्हें ज़रूर वहाँ पहचान लेता। ज़्यादा बातें ना बनाओ। अगर रिहाई चाहते हो तो अपने काले जादू से उन्हें पकड़ो और यहाँ हाजिर करो। अगर काले जादू से मुजरिम पकड़े जाते तो थाने में पुलिस ना होती, जादूगर होते। थाने का इंचार्ज नागवारी से मुंह बनाकर चला गया। पर गोला सोचने लगा, ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं यहाँ से रिहाई कब मिलेगी और ना जाने उस बेचारी ईला क्लांसी को कहाँ कैद किया गया है। वो अपनी गिरफ्तारी से ज़्यादा परेशान नहीं था। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। यकीन था कि बेगुनाह मानकर उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और अगर ख्वामखा सलाखों के पीछे बंद रखा जाएगा तो फिर वो गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार करेगा। आधी रात को जैरी ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, बॉस मैं आपके मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक हाजिर हूँ। उसने जैरी से कहा था कि हर 6 घंटे बाद एक बार उसके दिमाग में आया करेगा, दूसरी बार 3 घंटे बाद थर्माल आएगा। उसने पूछा, थर्माल कहाँ है? वो 3 घंटे बाद अपने वक्त पर मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं नहीं जानता कि वो आपके पास क्यों नहीं आया। तो फिर मालूम करो कि वो कहाँ है, उसे मेरे पास लेकर आओ। जैरी ने ख्याल ख्वानी के जरिए थर्माल से रब्ता किया। वो अस्पताल में था, पिछली रात से बीमार था। वो दोनों टेलीपैथी जाने वाले 3 घंटे के वक्फे से परगोला के दिमाग में हाजिरी देते थे। इस हिसाब से जैरी पिछले शाम 6 बजे परगोला के पास आया था। इसके बाद रात के 9 बजे थर्माल को आना चाहिए था। जैरी ने यही समझा कि थर्माल अपने वक्त पर 9 बजे बॉस के पास गया होगा, लिहाजा वो अपने वक्त पर 12 बजे आया था। उसने परगोला को बताया कि थर्माल अचानक बीमार पड़ गया था, अभी उसका बुखार उतर गया है, 1 घंटे में ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाएगा। परगोला ने कहा, मुझे तुम दोनों की यहाँ ज़रूरत है। अब तुम दोनों हर आधे घंटे बाद आया करोगे। यहाँ हालात मेरे मुवाफिक नहीं हैं। अगर सुबह तक मुझे रिहा ना किया गया तो मैं अपने जादू और तुम्हारी टेलीपैथी के जरिए हंगामे शुरू कर दूंगा। बॉस आप जब भी हुक्म देंगे हम आपको हनी सलाखों से बाहर ले आएंगे। तुमने पिछली शाम मेरे साथ ईला क्लांसी को देखा था, मालूम करो वो कहाँ है। जैरी विच लेडी के अंदर पहुंचा। वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती थी। जैरी ने मालूम किया कि वो एक बूढ़े पुलिस अफसर के बेडरूम में थी। वो बूढ़ा अफसर इस अधेड़ उम्र चुड़ैल पर कुर्बान हो रहा था और इस चुड़ैल के ख्यालात बता रहे थे कि उसने अफसर पर कोई काला अमल किया था जिसके जेर असर वो दीवाना हो रहा था। जैरी ने परगोला के पास आकर कहा, बॉस विच लेडी का जादू अफसर के सर चढ़कर बोल रहा है। अफसर सैरज़दा होकर उसके साथ आपके पास आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो अफसर ईला क्लांसी के साथ परगोला के सामने आ गया। परगोला ने पूछा, ईला क्या तुम्हें मेरी तरह हवालात में नहीं कैद किया गया? वो बोली, नहीं, मैंने इसे रसीद कर लिया है। अब ये मेरा गुलाम है, तुम्हें भी यहाँ से निकालेगा, फिर हम दोनों को बाहर पहुँचा देगा। क्या तुमने थाने के इंचार्ज पर काला जादू किया है? नहीं, उस पर तुम करो, उसे अपना गुलाम बनाओ, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। अक्ल से काम करो। हमने अभी तक कोई वारदात नहीं की है, हमारे खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। हम इज्जत से बरी कर दिए जाएंगे और अगर इस अफसर को सैरज़दा करके जाएं तो मुजरिम बन जाएंगे। आईजी का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि हम डाकुओं से मिले हुए हैं। क्या तुम चाहते हो मैं वापस जनाना हवालात में चली जाऊं? हाँ, फ़ौरन जाओ, अपने सर को इल्ज़ाम ना लो। वो अपने दीवाने अफसर का हाथ पकड़कर वापस चली गई। परगोला ने कहा, जैरी तुम थर्माल के पास जाओ, उसके डॉक्टरों के दिमागों में घुसो और कोशिश करो कि वह जल्द ही ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाए और हर आधे घंटे बाद मेरे पास आया करो। अब जाओ। वो चला गया। ब्लैक आदम सुबह 6 बजे उसके पास आया, फिर बोला, मिस्टर परगोला, कल तुम्हें गिरफ्तार करके आईजी के सामने पेश किया गया था, लेकिन डाका जनी में तुम्हारा हाथ नहीं था, इसलिए छोड़ दिया गया था। अब ये बताओ, कल रात तुम समुद्र के किनारे हैरी का ताक़ुब क्यों कर रहे थे? वो बोला, मैंने आईजी के दफ्तर में सुन लिया था कि डाकू मिस्टर हैरी से मिलने आएगा। मैं किसी तरह उस डाकू तक पहुंचना चाहता था। तुम डाकू तक क्यों पहुंचना चाहते थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं जादूगर हूँ। मेरे अंदर यह तजस्सुस है कि डाकू ने वारदात करने के लिए कौन सा काला जादू किया था कि 2 रूहों को बैंक में पहुंचा दिया। वो जादू नहीं, साइंस का कमाल है। वो रूहें नहीं थी, जिंदा इंसानों के अक्स थे। परगोला ने कहा, आप इसे साइंस का कमाल कहते हैं, मगर ये नहीं जानते होंगे कि किस तकनीक से वो कमाल दिखाया गया था। जो बात आप नहीं जानते उसे साइंस कहते हैं और जो हम नहीं जानते उसे जादू का नाम देते हैं। ब्लैक आदम ने कहा, फ़लसफ़ी की ज़ुबान में ना बोलो, मेरे सामने बातें ना बनाओ। बैंक में डाका डालने वालों से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। हमसे ताउन करो और मुजरिमों को अदालत तक पहुंचाओ। मैं कई बार कह चुका हूँ, मुजरिमों को उनके चेहरे से पहचानता हूँ, लेकिन उनके नाम और पते नहीं जानता। ज़मीन पर सीधे खड़े हुए हो, इसलिए नाम पते मुंह से नहीं निकल रहे। जब उल्टा लटकाकर डंडे मारे जाएंगे और बिजली के झटके पहुंचाए जाएंगे तो सब कुछ उगल दोगे। आप लोग कानून के मुहाफिज होकर मुझे बेकसूर को गैर कानूनी तौर पर डंडे मारेंगे तो मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मार खा जाऊँगा। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? आप ऐसी सूरत पैदा करना ही क्यों चाहती हैं? कानून के दायरे में रहकर मेरा मुहासबा करें। अगर मुझ पर जुर्म साबित ना हो तो मुझे यहाँ से जाने दें। तुम बातें बनाकर मुझे टाल रहे हो। मैं 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। 1 घंटे बाद तुम्हें टॉर्चर सेल में पहुँचाया जाएगा।
अगर तुमने जुर्म का इकरार ना किया और उन मुजरिमों की निशानदेही ना की तो तुम्हें ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाई जाएंगी कि तुम्हारी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी और तुम रटे हुए सबक की तरह उनके नाम और पते बताते जाओगे। वह धमकियां देकर चला गया। जैरी ख्यालख्वानी के जरिए वहां मौजूद था और उनकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, बॉस, ये लोग ख्वामख्वाह पर हाथ उठाएंगे। इस तौहीन से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। थरमाल ने कहा, बॉस, मैं भी हाजिर हूँ। पिछली रात गैर हाजिरी की मुआफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम बीमारी के बायस मजबूर थे। विच लेडी के पास जाओ और मालूम करो यहाँ ऐसी कोई पनाहगाह है जहाँ महफूज रहकर अपने हुलिये बदल सकें। थरमाल चला गया। परगोला ने जैरी से कहा, मैं यहाँ खामोशी से वो गैर मामूली फार्मूले हासिल करना चाहता था। फिर वक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का साइंसी कमाल नज़रों में आया। अब ऐसे हालात पेश आ रहे हैं कि मैं छुपकर खामोशी से उन फार्मूलों और इस साइंसी कमाल की तकनीक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे खुलकर इन यहूदियों के खिलाफ महाज बनाना होगा। थरमाल ने कहा, बॉस, विच लेडी का एक मकान जाफा में है और दूसरा यहाँ इसी शहर में, तीसरी कोई खुफिया पनागा नहीं। लानत भेजो विच लेडी इल्ला पर। वो अभी हमारे किसी काम की नहीं है, उसे हवालात में रहने दो। मैं एक सिपाही को आवाज़ दे रहा हूँ, तुम दोनों उसे आलाकार बनाओ। जैरी, तुम मुझे यहाँ से निकालोगे और थरमाल, तुम बाहर एक गाड़ी तैयार रखो। उसने सिपाही को बुलाने के लिए आवाज़ दी। पहले तो कोई नहीं आया, फिर उसने गरजते हुए पुकारा तो एक सिपाही ने आकर गुस्से से कहा, पागल के बच्चे, क्यों चिल्ला रहे? जैरी और थरमाल ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसे परगोला के सामने पलटाकर वापस उसी कमरे में ले गए जहाँ थाने का इंचार्ज बैठा हुआ था। उसने सिपाही से पूछा, क्या बात है? जैरी ने इंचार्ज की आवाज़ सुनते उस पर कब्जा जमाया। थरमाल उस सिपाही को बाहर ले गया। जैरी ने इंचार्ज को गायब दिमाग बना दिया। वो जैरी की मर्जी के मुताबिक अमल करते हुए कीबोर्ड से एक चाबी लेकर हवालाती कमरे के आखिरी दरवाजे के पास आया। फिर उसका ताला खोलकर इज्जत से बोला, मिस्टर परगोला, आप आज़ाद हैं, मेरे साथ आएँ। परगोला बाहर आ गया। फिर इंचार्ज के साथ बड़ी शान से चलता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। किसी सिपाही ने उसे नहीं रोका, बल्कि एड़ियाँ बजाकर सलूट किया, क्योंकि वह थाना इंचार्ज के साथ जा रहा था। बाहर एक पुलिस की गाड़ी थी। थरमाल इस गाड़ी के सिपाही ड्राइवर के अंदर पहुंचा हुआ था। इंचार्ज ने जैरी की मर्जी के मुताबिक मजीद 2 सिपाहियों को बुलाया। वह सब परगोला के साथ बैठ गए ताकि रास्तों और पुलिस चौकियों पर यही समझा जाए कि परगोला सिपाही और उनके अफसर के साथ मुजरिमों की निशानदेही के लिए जा रहा है। परगोला ने जैरी से कहा, तेलबैब से बाहर चलो, हाईवे पर किसी ऐसे मर्द या औरत को ट्रैप करो जो बिल्कुल तनहा हो। मैं उसे अपना गुलाम या कनीज बनाकर उसके यहाँ पनाह लूँगा। ड्राइवर थरमाल की मर्जी के मुताबिक गाड़ी चलाता हुआ हैफा से 50 मील दूर निकल आया। फिर उसने एक सराय के सामने गाड़ी रोक दी। जैरी ने थाना इंचार्ज के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने परेशान होकर आसपास देखा। परगोला ने कहा, तुम थाने में थे, मुझे वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, इसे जादू कहते हैं। इंचार्ज ने फ़ौरन ही रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना, वरना। बात पूरी करने से पहले उसने रिवॉल्वर परगोला के हाथ में दे दिया। कारतूस की पेटी भी उतार कर उसके हवाले कर दी। परगोला ने कहा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फ़ौरन तेलबैब वापस चले जाओ। उसके दोनों ख्यालखोनी करने वालों ने उसे वापस जाने पर मजबूर किया। वो चले गए। परगोला ने कहा, इंचार्ज के पास वक्फे वक्फे से जाते रहो और खौफजदा करते रहो कि वो थाने पहुंचने से पहले अपने आला अफसरान को कोई रिपोर्ट नहीं देगा। अगर ऐसा करेगा तो थाने तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेगा। थरमाल उस इंचार्ज के दिमाग में आता जाता रहा। जैरी ने उस सराय में आने वाले मुसाफिरों के दिमागों में झांकना और उन्हें टटोलना शुरू किया। फिर एक जवान औरत नजर आ गई। वो कोई 25-30 बरस की होगी। उसे देखकर परगोला के मुंह में पानी आ गया। मरीना याद आ गई। उसने हुक्म दिया, जैरी से ट्रैप करो। फिर उसने इस औरत को मुखातिब किया। वो मगरूर थी, नागवारी से बोली, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत और तुम्हारा बदन मेरी हवस को पुकार है और जो हसीना मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे नहीं छोड़ता। वो एक तरफ थूक कर बोली, देखो मैंने उधर थूका है, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं अपना थूक तुम पर ज़ाया करूँ। जाओ और आईने में अपनी शैतानी सूरत देखकर खुद ही अपने आप पर थूकते रहो। वो अपनी कार को लॉक करके सराय के अंदर जाने लगी। जैरी उसे अंदर जाने से पहले ही वापस ले आया। वो कार का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए परगोला से बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर ही ले चलूँ। वो अगली सीट पर बैठ गया। हसीना ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट की। फिर उसे ड्राइव करने लगी। जैरी ने हसीना की ज़ुबान से कहा, बॉस, इसका नाम रीटा है। ये मुनशियात स्मगल करने वाले गैंग से ताल्लुक़ रखती है। इसकी सीट के नीचे वाइट पाउडर यानी हेरोइन के पैकेट्स हैं। यरूशलेम, तेलबैब और हैफा में इसकी कोठियाँ हैं। परगोला ने कहा, इसे हैफा ले चलो। वो थाने का इंचार्ज अपने बड़ों को रिपोर्ट देगा कि हम उसे सैरज़दा करके तेलबैब से 50 मील दूर ले गए थे। इस तरह वो समझेंगे कि हम यरूशलेम चले गए हैं। रीटा सैरज़दा थी। जैरी की मर्जी के मुताबिक हैफा की तरफ जा रही थी। परगोला उसकी कोठी में पहुंचकर अपना चेहरा और हुलिया बदलने वाला था। इसके बाद इरादा था कि फार्मूलों के लिए यहूदी तंजीम के पीछे पड़ जाएगा और वो बैंक में डाका डालने वाले भी उसे बुरी तरह खटक रहे थे। शीतारा ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि आदिल उसके हाथ से निकल चुका है, अब उसके काबू में नहीं आएगा। वो ये भी समझती थी कि ज़िंदगी की हर बाजी में जीत नहीं होती, कभी हारना भी पड़ता है। वह बहुत सी बाजियां जीतती रही थी और कभी हारती भी रही थी और हारने के बाद ज़्यादा पछताती नहीं थी। आइंदा जीत लेने का हौसला करती थी, लेकिन उसे आदिल के बिछड़ने का अफसोस था। वो उसे इस लिहाज से पसंद करने लगी थी कि वो जुराइम की दुनिया में एक फरिश्ते की तरह सच्चा और खरा था। अनाड़ी होने के बावजूद उसने बड़े कारनामे अंजाम दिए। आइंदा भी तवक्को थी कि वो बहुत कुछ करेगा।
तिल अबैब में शीतारा की दूसरी नाकामी यह थी कि मरीना दोबारा उसके हाथ आते आते निकल गई। वैसे यकीन था कि आदिल और मरीना उसके हाथ न आने के बावजूद कहीं दूर नहीं गए, इसी शहर तिल अबैब में है। मैंने उन दोनों को शीतारा से छीन लिया था, ये बात वो नहीं जानती थी। उसका ख्याल था कि मरीना वहाँ उन्हीं फार्मूलों के चक्कर में है और उसी ने आदिल को अपने काबू में कर रखा है। फार्मूलों के सिलसिले में कोई दुश्मन हमारे मुतल्लिक ये नहीं सोच रहा था कि हम में से कोई ज़ाती तौर पर या ख्याल ख्वानी के ज़रिए तिल अबैब में मौजूद होगा। सभी जानते थे कि हमारे पास फार्मूले मुकम्मल हैं, इसलिए हम इसराइल आकर इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। इस तरह सभी को ये इत्मीनान था कि इस मामले में फरहाद और उसके बेटों से टकराव नहीं होगा। शीतारा भी ये नहीं सोच सकती थी कि मैंने मरीना और आदिल को उसकी दस्तरस से दूर रखा है। उसे इसराइल में अपने मकासद के लिए एक ख़ास मातियत की ज़रूरत थी। वो मातियत उसकी रहनुमाई में वहाँ एक मजबूत गिरोह बनाकर फार्मूले हासिल करने की कोशिशें कर सकता था और मरीना और आदिल को तलाश कर सकता था। फिल वक्त शीतारा का ख़ास मातियत पाशा था। अगर वो तिल अबैब पहुँच जाता तो बड़े हंगामे शुरू कर देता, लेकिन वो पाशा को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। आदिल को वहाँ भेजकर उसे गंवा चुकी थी। पाशा जैसे गैर मामूली सलाहियतों वाले से महरूम नहीं होना चाहती थी। वो दूसरे ज़राए से वहाँ बाजी शुरू करना चाहती थी। उसने पिछली बार अल्पा के ज़रिए ब्रेन आदम से कहा था, पाशा मेरे पास है और मैं दवाओं के वो 6 असल नाम जानती हूँ जो फार्मूलों में तब्दील किए गए हैं। अगर तुम लोग मुझे फार्मूलों के 10 सफ़ात के नकल दोगे तो मैं 6 असल नाम बताऊंगी। ब्रेन आदम ने कहा था उसकी शराइत पर गौर करने के बाद दूसरे दिन उससे गुफ्तगू होगी, लेकिन फिर यह बात आगे न बढ़ सकी। यहूदी तंजीम के अफराद दूसरे मामलात में उलझ गए। फिर ब्रेन आदम आर्जी तौर पर इसराइल से बाहर चला गया और अल्पा का ब्रेन वॉश कर दिया गया। शीतारा ने फार्मूलों के लिए अल्पा से रब्ता करना चाहा तो रब्ता न हो सका, क्योंकि ब्रेन वॉश होने के बाद वो साबका लहजा नहीं रहा था, इसलिए वह अल्पा के दिमाग तक ना पहुंच सकी। मुख्तसर यह कि तिल अबैब में शीतारा के तमाम ज़राए ख़त्म हो चुके थे। वो नए ज़राए इख्तियार करने के लिए सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर के पास आई। वो बोला, शीतारा तुम कहाँ गुम हो गई थी? मैं दिन रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। खैरियत तो है, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? एक तो इसलिए कि मैंने तुम्हें बेटी बनाया है। तुम्हारी तवील गैर हाजिरी से अंदेशा होता है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। दूसरी बात यह कि जनरल वास्कोडी मेरे खिलाफ हो गया है और मेरी जगह किसी दूसरे शख्स को सुपर मास्टर बनाना चाहता है। यह तुम अभी किस कमरे में बैठे हो? ये हेडक्वार्टर के एक बंगले का कमरा है। दूसरे कमरे में जनरल वास्कोडी, फौज के दीगर अफसरान और चंद आला हुक्काम बैठे मेरी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। तुम उस कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ। दरवाजे पर खड़े हुए मुसल्लह अफराद मुझे जाने नहीं देंगे। परवाह न करो, मैं उनकी आवाज़ सुनकर अंदर जाऊंगी। सुपर मास्टर अपनी जगह से उठकर दरवाजे पर आया। एक मुसल्लह फौजी ने कहा, सर हम अपनी ड्यूटी पर मजबूर हैं, आप अंदर ना जाएं। कोई पैगाम हो तो हम अंदर पहुंचा देंगे। वो बोला, अंदर जाओ, मेरा पैगाम खुद ब खुद पहुंच रहा है। शीतारा ने मुसल्लह फौजी पर कब्जा जमाया, फिर उसे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले गई। फिर उसकी ज़ुबान से बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू जेंटलमैन। मैं इस फौजी के ज़रिए शीतारा बोल रही हूँ। सब ने चौंक कर उस फौजी जवान को देखा। वो बोली, आप में से बहुत से हजरात ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं उनकी आवाज़ सुनूँ और उनके दिमागों में आऊँ। जनरल वास्कोडी ने मुस्कुरा कर कहा, शीतारा हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। पिछली बार तुमने हमारे मुल्क के लिए अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन वो साबिक सुपर मास्टर नाहल था, उसने आपकी कदर ना की और आपको नाराज़ कर दिया। शीतारा ने कहा, दुरुस्त कहते हो, साबका सुपर मास्टर ने मेरी कदर नहीं की। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को नाहल करार देंगे जो मेरी कदर करते हैं? बेशक, जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आपकी कदर करता है और आपके ज़रिए हमारे यहाँ टेलीपैथी की कमी पूरी करना चाहता है, हम उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। तो फिर तुमने मौजूदा सुपर मास्टर को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर क्यों बिठाया? उसे सर आंखों पर बिठाएं, वही मुझे आपकी खिदमत के लिए यहाँ लाया है। सबने सवालिया नज़रों से जनरल वास्कोडी को देखा। एक आला अफसर ने पूछा, जनरल आप तो फरमा रहे थे कि ये मौजूदा सुपर मास्टर भी नाअहल है, जबकि वो हमारे मसाइल हल करने के लिए शीतारा जैसी काबिल हस्ती को यहाँ लाया है। जनरल ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि हमारे सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर ने दर पर्दा शीतारा से रब्ता रखा है और हमसे यह राज छुपाता रहता है। शीतारा ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। जॉन ब्लोशर एक मुहिब वतन और फ़र्ज़ शनास सुपर मास्टर है। उसने मुझसे कहा था कि तुमने बड़ी राजदारी से किसी टेलीपैथी जाने वाले से दोस्ती की है और ये बात अपने मुल्क के हुकाम और आला फौजी अफसरान से छुपा रहे हो। यह झूठ है, मुझ पर महज इल्ज़ाम है। जनरल गुस्सा और गर्मी ना दिखाओ, मैं तुम्हारी बेईमानी साबित कर दूंगी। पहले सुपर मास्टर को यहाँ इज्जत से बुलाया जाए। जनरल ने कहा, उस पर इल्ज़ामात हैं, वो इस इजलास में नहीं आ सकता। मैं तुम पर इल्ज़ामात आयद कर रही हूँ और साबित भी करने वाली हूँ, लिहाजा तुम भी इजलास से बाहर जाओ। जनरल ने हाजरीन को देखा, शायद कि उसकी हमायत में बोले, लेकिन एक टेलीपैथी जाने वाली दोस्त बन रही थी, वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। एक हाकिम ने एक फौजी गार्ड से कहा, जाओ सुपर मास्टर को यहाँ बुला कर ले आओ। वो गार्ड बाहर गया। 1 मिनट के अंदर ही सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर अंदर आया तो उसके हामी खुशी से तालियां बजाने लगे। वह मेज़ के पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। शीतारा ने अपने आलाकार मुसल्लह फौजी की ज़ुबान से कहा, यह बात सभी जानते कि पिछले दिनों एक सियाफाम लड़की जनरल की मुलाजमा मैरी की हमशक्ल बनकर आई थी और मुलाजमा मैरी को मदहोश करके बड़े पुरस्कार तरीके से यूं गई थी जैसे जनरल के बंगले से कोई अहम चीज़ चुरा कर ले गई हो। इजलास में बैठे हुए कई ओहदेदारों ने तायद में सर हिलाया। एक ओहदेदार ने कहा, जनरल की कोठी के बाहर पहरा देने वाले फौजियों का बयान है कि उन्होंने एक मुलाजमा मैरी को बाहर जाते हुए देखा और दूसरी मुलाजमा मैरी कोठी के अंदर मदहोश थी।
और जनरल की साली इधर से उधर भागी फिर रही थी। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा। फिर ये इंकशाफ हुआ कि वो जनरल की साली नहीं बल्कि मेकअप के जरिए उसे साली बनाकर किसी मकसद के लिए जनरल के पास भेजा गया था। हम तफ्तीश करें आखिर ये क्या मामला था। शीतारा ने कहा, जब तक जनरल आपसे हकीकत छुपाएगा आप हजरात इस मामले को नहीं समझ पाएंगे। जनरल ने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रहा। क्या मरीना से तुम्हारी दोस्ती नहीं है? मैं औरतों से दोस्ती नहीं करता। अब तो तुम इनकार करोगे क्योंकि मरीना तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे घर से ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा चुरा कर ले गई है। ये बकवास है, सरासर इल्ज़ाम है। मैंने किसी को नक्शे की हवा भी लगने नहीं दी और उसे बैंक के लॉकर में पहुंचा दिया था। जनरल, मरीना ने तुमसे डबल क्रॉस किया। उसने त्यारे के अंदर तुम्हें गायब दिमाग बनाया। उसने पहले से तुम्हारे रिवॉल्वर के चैम्बर में माइक्रो कैमरा छुपा कर रख दिया था। शीतारा तफसील से बताने लगी कि पारस ने कितनी ज़बरदस्त हिकमत अमली से नक्शा चुराया और इसके लिए उसने मरीना से काम लिया है। जनरल ने कहा, यह झूठ है। मरीना पारस की दुश्मन है, उसके लिए काम नहीं करेगी। शीतारा ने कहा, आप लोगों को यकीन ना हो तो बाबा साहब के इदारे में फ़ोन करके हकीकत मालूम कर लें। मरीना ने नक्शे की माइक्रोफिल्म पारस को दी थी। ये सब जानते हैं कि ऐसी अहम चीज़ें बाबा साहब के इदारे में महफूज की जाती हैं। इस बात पर बाबा साहब के इदारे से फैक्स के जरिए रब्ता हुआ। उधर से पूछा गया, क्या ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा आप तक पहुंच गया है, और अगर पहुंच गया है तो इतना बता दें कब पहुंचा है। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी हाँ, आपको मायूसी होगी लेकिन हम मुसर्रत से इकरार करते हैं नक्शा एक माइक्रोफिल्म में सुकड़ कर हमारे पास पहुंच गया है, ठीक उसी दिन जब उसे नेवी हेडक्वार्टर से त्यारे में ले जाया जा रहा था। क्या यह नक्शा पारस और मरीना ने हासिल किया है? जवाब दिया गया, प्लीज़ आप हमारा तरीक़ाकार ना पूछें, ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती। उन्होंने फैक्स के जरिए मुख्तलिफ अंदाज में फिर वही सवाल किया लेकिन दूसरी तरफ खामोशी रही। जवाब ना मिलने पर शीतारा ने कहा, आप लोग गलत सवाल कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किस महाज पर किस अफसर को भेजा है तो आप दुश्मनों को अपना तरीक़ाकार और अफसर का नाम नहीं बताएंगे। फिर वो बाबा साहब के इदारे वाले आपको दुश्मन समझते हैं, भला आपके ऐसे सवालों का जवाब क्यों देंगे? फौज के एक आला अफसर ने कहा, शीतारा दुरुस्त कहती है। सबूत के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने इकरार किया है एक माइक्रोफिल्म के अंदर वो नक्शा उनके पास पहुंच गया। एक आला हाकिम ने कहा, जनरल को जवाब देना चाहिए कि वह अहम नक्शा मरीना और पारस कैसे ले गए। जनरल ने मरीना से दोस्ती क्यों की? अगर की तो आला हुक्काम से इस दोस्ती को क्यों छुपाया गया? जनरल ने मरीना की टेलीपैथी से मुल्क और कौम को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाया? दूसरे हाकिम ने कहा, आप फ़ायदा पूछ रहे हैं। जनरल ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जितना दुश्मन भी नहीं पहुंचाते। जनरल ने कहा, शीतारा की बातों में आकर आप लोग मुझे दुश्मन समझ रहे हैं। तुम दुश्मन नहीं हो तो बताओ वो नक्शा वहाँ कैसे पहुँच गया? एक ने कहा, जब तक वो नक्शा नेवी हेडक्वार्टर में था चोरी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ आते ही वो फरहाद की फैमिली में पहुंच गया। दूसरे ने पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि वो नक्शा तुम्हारे हाथों चोरी नहीं हुआ? जनरल वास्कोडी बुरी तरह फंस गया। बाबा साहब के इदारे से यह कह दिया गया था कि नक्शा उसी दिन चोरी हुआ था जिस दिन उसे त्यारे में ले जाया जा रहा था। एक आला हाकिम ने कहा, मेरी पुरजोर अपील है कि मरीना से छुपकर दोस्ती करने और नक्शा दुश्मनों के हवाले करने के जुर्म में जनरल वास्कोडी को हिरासत में लिया जाए। इजलास में हाजिर तमाम ओहदेदारों ने इस अपील की तायद की। जनरल उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी वर्दी से बैज और तमगे उतार दिए। फौजी मुसल्ला जवानों से गिरफ्तार करके वहां से ले गए। आला हाकिम ने सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर से मुसाफिया करते हुए कहा, तुमने शीतारा को दोस्त बनाकर और जनरल को बेनकाब करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सुपर मास्टर ने कहा, आप लोग किसी टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त बनाना बड़ी बात समझते हैं, फिर दोस्त बनाकर उसे धोखा खा जाते हैं। आप लोगों को यह सुनकर खुशी होगी कि शीतारा दोस्त नहीं मेरी बेटी है। सबने चौंक कर खुश होकर उस मुसल्ला सिपाही को देखा जिसके दिमाग में शीतारा थी। वो बोली, हाँ, मैं महज आप लोगों की नहीं इस मुल्क की भी दोस्त हूँ और इसलिए दोस्त हूँ कि इस मुल्क के सुपर मास्टर की बेटी हूँ। सबने खुश होकर सुपर मास्टर को गले लगाया और शीतारा से कहा, हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले या तो मर गए या दुश्मनों के हाथ लग गए। हमने बड़े सदमे बर्दाश्त किए लेकिन तुमने बेटी बनकर तमाम सदमात को भुला दिया है। आज हमारी मुसर्रतों की कोई इंतहा नहीं। शीतारा ने कहा, मैं हर पहलू से आप लोगों का एतमाद कायम रखना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा है कि वॉशिंगटन आकर आप लोगों के दरमियान रहूंगी। सबने एक साथ कहा, हिप हिप हुर्रा। आला हुकाम ने कहा, शीतारा तुमने सिर्फ हमारा एतमाद ही नहीं हमारे दिल भी जीत लिए हैं। वो बोली, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं। हमें तुम्हारी हज़ारों शराइत मंजूर हैं, बोलो क्या चाहती हो? पहली शर्त यह कि जिस तरह तुमने अपने इकलौते टेलीपैथी जानने वाले विक्की सोल को सख्त पहरों और पाबंदियों में रखा है, वो पहरे और पाबंदियाँ मेरे मजाज के खिलाफ हैं। सबने यकीन दिलाया कि वह इस मुल्क में आज़ाद रहेगी, उस पर किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। वो बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं वो बेटी हूँ जिसकी अभी शादी नहीं हुई और जब तक शादी नहीं होगी मैं अपने बाप सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर के घर में रहूँगी। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि वो सुपर मास्टर के घर में नज़रों के सामने ही रहा करेगी। ऐसी खुशी के मौका पर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की पेशगोई भूल गए थे कि 7 बरसों तक कोई शीतारा की असल सूरत नहीं देख सकेगा और ना ही उसकी असल आवाज़ और लहजे को सुन सकेगा। वैसे भी वो एक मुसलमान आलिम की पेशगोई को अहमियत नहीं दे रहे थे, जबकि 2 पेशगोइयाँ दुरुस्त हो चुकी थीं। एक तो ये कि ट्रांसफार्मर मशीन गैर मुइना मुद्दत के लिए नाकार हो गई थी और दूसरी पेशगोई ये थी कि सुपर मास्टर और अमरीकी अकाबरीन शीतारा और मरीना की टेलीपैथी के मोहताज हो जाएंगे।
अभी मरीना नहीं थी, लेकिन शीतारा के हवाले से पेशगोई दुरुस्त हो रही थी। वो लोग उसके मोहताज बन रहे थे। उसने सुपर मास्टर और इजलास में मौजूद तमाम अहदेदारों से कहा, गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के हामिल यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा मेरी मुट्ठी में है। सुपर मास्टर ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, फिर तो वो फार्मूले पाशा से दोबारा लिखवाए जा सकते हैं। नहीं, पाशा को वो फार्मूले ज़ुबानी याद नहीं। मुकम्मल तहरीरी फार्मूले बाबा साहब के दायरे में है और उन फार्मूलों के 12 में से 10 सफ़ात यहूदियों के कब्ज़े में है। उन 10 सफ़ात में 6 दवाओं के नाम तब्दील किए गए हैं। अगर पाशा उन फार्मूलों को पढ़ेगा तो गलत दवाओं की जगह उसे सही दवाओं के नाम याद आ जाएंगे। आला हाकिम ने कहा, हम पिछले 1 हफ्ते से यही सोच रहे हैं कि यहूदियों से वो फार्मूले किस तरह हासिल किए जाएं, और अगर वो मिल भी गए तो उनमें लिखी हुई दवाओं की तस्दीक कैसे होगी। तुम्हारी बातों से हौसला मिल रहा है। वाकई तुम पाशा के ज़रिए उन फार्मूलों की गलतियाँ दुरुस्त करा सकती हो। वो बोली, हमें ज़हीन, चालबाज और तेज़ तरार जवानों की एक टीम बनाकर जल्द से जल्द उन्हें इसराइल रवाना करना चाहिए। पता नहीं कितनी तंजीमों के ख़तरनाक लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं अपनी टीम के ज़रिए सिर्फ फार्मूले हासिल नहीं करूँगी, बल्कि यहूदी खुफिया तंजीम को भी बेनकाब करूँगी। वह सब पहले अपने बेहतरीन सुराग रसानों को इसराइल भेजने के मामले पर गौर कर रहे थे। शीतारा का ताउन हासिल होते ही तेज़ी से प्लानिंग करने लगे। बेहद ज़हीन और चालाक और तेज़ तरार फौजी जवानों का इंतखाब करने लगे। शीतारा का मकसद पूरा हो रहा था। वह इन फौजी जवानों के दिमागों में जा सकती थी और तिल अबैब में अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम ले सकती थी। वह सब योगा के माहिर थे, लेकिन सुपर मास्टर के हुक्म से उसके मातियत और ताबेदार बन गए। यह तय पाया कि शीतारा दूसरी सुबह वाशिंगटन आकर सुपर मास्टर के घर में रहेगी और अपने सामने सुपर मास्टर की टीम को इसराइल रवाना करेगी। खुद नहीं जाएगी, वहीं सुपर मास्टर के पास रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए तिल अबैब में उस टीम से काम लेती रहेगी, जबकि वो हकीकतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आराम फरमा रही होगी। वह तमाम मामला तय करने के बाद अपनी एक डमी के पास आई। उसे सुपर मास्टर और दूसरे अहदेदारान से होने वाली गुफ्तगू तफसील से सुनाई। डमी ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं वहाँ आपका रोल बखूबी अदा करूँगी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुकामी एयरलाइन के दफ्तर में गई। फिर उसने डमी शीतारा के लिए एक त्यारे में सीट मखसूस करा दी। इसके बाद मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गई। इसराइल में उसकी 3 अहम मसरूफियात का आगाज़ होने वाला था। इन 3 में से एक मसरूफियत फार्मूलों के सिलसिले में थी, दूसरी ये कि वो यहूदी खुफिया तंजीम को बेनकाब करना चाहती थी, और तीसरी ये कि उसे एक ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती की ज़रूरत थी। इसलिए वो किसी तरह मरीना को ढूंढकर उसे अपने काबू में करना चाहती थी। इन सब के अलावा वो आदिल को भी अपने ज़ेर असर रखना चाहती थी। इन मकासद के लिए लाजमी हो गया कि वह दिन रात ख्याल ख्वानी के जरिए उन तमाम मातियतों से रब्ता रखे जो सुपर मास्टर की टीम से ताल्लुक़ रखने वाले थे। वह यकीन से सोच रही थी कि जहानत और हाजिर दिमागी से काम लेकर कामयाब होती रहेगी। वैसे कामयाबी के सिलसिले में एक बात खटकती थी कि पिछले कई मामलात में नाकाम रही थी, और इन तमाम नाकामियों की सिर्फ एक वजह थी, 2 चश्मी हीरों से महरूमी। वो 2 हीरे उसके सर का ताज होंगे तो खुशबख्ती लाएंगे। चूंकि वह अब तक सर का ताज नहीं बन पाए थे, इसलिए नहूसत तारी थी। नाकामियाँ मुकद्दर बन गई थी। ज्योतिष विद्या ने भी यकीन दिलाया था कि खुशबख्ती लाने के लिए उन 2 चश्मी हीरों को हासिल करना और उन्हें अपनी जुल्फ़ों की जीनत बनाना लाजमी है। वह हीरे पाताल में होते तो ज़मीन के अंदर हज़ारों फुट की गहराई में जाकर ले आती, समुंदर की तह में जाती और बंद सीप के अंदर से उसे निकाल लाती, हत्ता कि जहन्नुम की दहकती हुई आग से गुजर कर उन्हें हासिल कर लेती। लेकिन वो 2 चश्मी हीरे पारस के पास थे, और पारस तक पहुंचने के लिए वो अपनी अना, गुरूर, ज़िद और हट धर्मी के पुल सरात से गुजर रही थी। और गुजरने के दौरान ये परेशानी भी मुसल्लत रहती कि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला उसका मजाज और मज़हब बदल देगा। वो थके हुए अंदाज में बिस्तर पर आकर लेट गई। इस नफ्सियाती कमज़ोरी को वो अभी तक नहीं समझ पाई थी कि जब तक पारस के मुतल्लिक सोचती थी तो बिस्तर पर आकर लेट जाया करती थी, जैसे पारस और बिस्तर लाजमा मलजूम हो। वो 2 चश्मी हीरे हासिल करने के लिए पारस से बराबर राब्ता रखना चाहती थी, मगर डरती भी थी कि उससे बातें करते वक्त दिल उसकी तरफ खिंचा जाता था। अकल कहती थी कि वो दिल की बात पर ना जाए, वरना हीरे कभी हासिल नहीं कर सकेगी। बेहतर है कि दिल मजबूत रखे और जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करती रहे, तो रफ्ता रफ्ता दिल से पारस की अहमियत कम होती जाएगी। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके पाशा के दिमाग में आई। पाशा उसके करीब ही रहता था। शीतारा ने जिस कोठी में क्याम किया था उसी कोठी के नेक्सी में पाशा रहा करता था। इस वक्त वो कोठी के लॉन में टहल रहा था। शीतारा ने उसकी सोच में कहा, मैं यहाँ आकर हिंदुस्तानी फिल्में बहुत देखने लगा हूँ, मुझे अपनी कुव्वत समात व बसारत को भी आजमाते रहना चाहिए। पाशा की सोच ने कहा, वो तो मैं आजमा रहा हूँ। पहली बार एक फिल्म में हेमा मालिनी को देखा तो तड़प गया। क्या गजब का हुस्न और शबाब पाया है। स्क्रीन पर उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने टीवी की आवाज़ बंद कर दी, फिर कान लगाकर सुनने और समझने की कोशिश करने लगा कि अभी हेमा मालिनी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी और क्या बोल रही होगी। शीतारा उसकी सोच की लहरों को सुन रही थी और ये मालूम कर रही थी कि पाशा तन्हाई में कैसी कैसी हरकतें करता है। उसने तन्हाई में हेमा मालिनी की आवाज़ सुन ली थी। वह फिल्म के एक प्रोड्यूसर से कह रही थी, शर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे टॉप की हीरोइन समझी जाती हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी फिल्म में हीरो की माँ का किरदार अदा करूँ। प्रोड्यूसर की आवाज़ सुनाई दी, हेमा जी, आप 10 बरस पहले टॉप पर थीं, लेकिन श्रीदेवी, जयाप्रदा और रेखा के सामने आप स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा उम्र वाली लगती हैं। आपको पिछले 10 बरस से मेकअप के जरिए जवान लड़की बनाकर पेश किया जा रहा है, मगर फिल्म देखने वाले अंधे नहीं हैं। अब वो नई हीरोइनों को देखना चाहते हैं।
हेमा मालिनी एक सरदा भरकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझ जैसी औरत हमेशा अपने आप को जवान समझती है। मैंने 15 बरस पहले फिल्म महबूबा में काम किया था। उस वक्त कितनी जवान थी। अब भी खुद को वैसी ही जवान लड़की समझती हूँ। ज़रा देर खामोशी रही, फिर वो बोली, मैंने बहुत उम्र गुजारने के बाद भी अकल नहीं सीखी। धर्मेंद्र ने इश्क किया तो मैं फिर खुद को कवारी छोकरी समझने लगी। उससे शादी कर ली, उसकी एक बेटी पैदा की, लेकिन धर्म का इश्क सर्द पड़ चुका है। फिल्म देखने वाले मुझे बाहर से देखते हैं, धर्म ने अंदर से मेरे बुढ़ापे को देख लिया। फिर वो ज़रा खामोश रहकर बोली, अच्छी बात है शर्मा जी, मैं आपकी फिल्म में माँ का रोल अदा करूँगी। पाशा ने हेमा की आवाज़ों से तवज्जो हटा ली, फिर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। पाशा ने नागवारी से सोचा, ये फिल्मी हीरोइनें हीरे की तरह जगमगाती हैं, इन्हें करीब से देखो तो पता चलता है कि ये हीरे नहीं कांच के टुकड़े हैं। शीतारा ने उसकी सोच में कहा, मुझे किसी हीरोइन के मुतल्लिक नहीं, पारस के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं पारस के बारे में सोचकर उसकी आवाज़ सुनकर क्या करूँगा, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। शीतारा ने फिर उसकी सोच में कहा, मैं तो उससे दूर ही हूँ। उसकी आवाज़ सुनने से मालूमात हासिल होती रहेंगी, मुझे उसकी आवाज़ सुनना चाहिए और मैं अभी सुनूंगा। लेकिन पारस तो अपनी आवाज़ और लहजा बदलता रहता है। मैंने सोमालिया से वापस आकर आखिरी बार पारस में उसकी जो आवाज़ सुनी थी वही मुझे याद है। शीतारा ने वही आवाज़ सुनने पर उसे माइल किया। वह सर झुकाकर पारस का तस्वुर करने और उसके लहजे को जहन में दोहराने लगा। शीतारा उसके अंदर बेचैनी से इंतजार कर रही थी। चंद सेकंड के बाद ही उसने पारस की आवाज़ सुनी। वो किसी से कह रहा था, हमने सबसे पहले माफिया तंजीम की गॉड मदर को ट्रांसपेरेंट देखा। पहली नज़र में ऐसा ही लगा जैसे गॉड मदर की रूह आ गई है, लेकिन ना वो रूह थी और ना वो गॉड मदर खुद वहाँ आई थी। किसी ने पूछा, अगर वह रूह नहीं थी और खुद भी नहीं आई थी तो फिर कैसे नजर आ रही थी? पारस ने कहा, मैंने और अली ने इस पर गौर किया तो जल्द ही समझ में आ गया कि गॉड मदर एक टीवी कैमरे के जरिए सामने रहती है। वो कैमरा उसके अक्स को दूसरी जगह मुंतकिल करता है। इस सिलसिले में ये बात काबिल गौर है कि कैमरा तो अक्स को टीवी स्क्रीन पर लाता है। फिर गॉड मदर स्क्रीन से बाहर आकर खुली फिजा में टहलती हुई उस पुलिस अफसर के कमरे में कैसे पहुंच गई? हाँ, ये बात ना समझ में आने वाली है। हम साइंस के इंतहाई तरक्की याफ्ता दौर में हैं, इसलिए यह ना कहा जाए कि कोई बात समझ में आने वाली नहीं। मैंने और अली ने दिन रात की मेहनत से आला तैयार किया है। इस आले के जरिए अक्स को स्क्रीन से बाहर लाया जा सकता है। माफिया की गॉड मदर के पास भी ऐसे मिनी कैमरे और आलात मौजूद हैं। पारस की बातों के दौरान कोई और भी बोल रहा था, फिर इसके जवाब में भी एक और शख्स बोलता जा रहा था। शीतारा ने अंदाजा लगाया कि कुछ लोग पारस को वीडियो फिल्म के जरिए कहीं बैठे देख रहे हैं या उसकी आवाज़ टेप रिकॉर्डर के जरिए सुन रहे हैं। शीतारा ने पारस की सोच में कहा, मुझे पारस के अलावा और कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे इन बोलने वालों की आवाज़ों को गिरफ्त में लेना चाहिए। पाशा ने इन आवाज़ों की तरफ तवज्जो दी तो वह साफ सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था, तुम हमारे मुल्क के नामवर और ज़हीन सुराग रसा हो। तुमने बड़ी चालाकी से पारस और फ्रांस के इंटेलिजेंस के चीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड की है। सुराग रसा की आवाज़ सुनाई दी, सर, मैंने चीफ के दफ्तर में डिटेक्टिव वाला छुपा दिया था। मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, वरना मैं वहाँ मिनी कैमरा छुपा कर रखता तो अभी आप स्क्रीन पर पारस के साथ इन हालात को भी देख रहे होते जो किसी के भी अक्स को मुंतकिल करने के लिए तैयार किए गए हैं। शीतारा पाशा के जरिए ये गुफ्तगू वाज़े तौर से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि सुराग रसा की आवाज़ कुछ कमज़ोर सी है। फिर उसकी खांसी भी सुनाई दी। वो फ़ौरन ही ख्याल खोनी की परवाज़ करती हुई उसके अंदर पहुंची तो पता चला वो सुराग रसा बीमार है और इस वक्त मास्क मैन के सामने बैठा हुआ एक कैसेट के जरिए पारस की बातें सुन रहे और मास्क मैन को सुना रहे। उसी वक्त मास्क मैन ने रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। पारस की आवाज़ बंद हो गई। शीतारा पारस से रब्ता कायम करना चाहती थी। उससे रब्ता होते ही सिलसिला मास्क मैन तक पहुँच गया। फिर दो अहम बातों का इंकशाफ हुआ। एक ये कि पारस और अली ने इंसानी अक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कुछ जदीद आलात तैयार किए हैं और ऐसे आलात माफिया तंजीम वाले भी तैयार कर चुके हैं। दूसरी अहम बात यह थी कि मास्क मैन इस वक्त अपनी रिहाइश में बैठा वोडका पी रहा था, यानी उसके दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बड़े आराम से उसके अंदर पहुंच गई। वो नया मास्क मैन था। उससे पहले जो मास्क मैन था वो अपनी तबई उम्र पूरी करके मर चुका था। मौजूदा मास्क मैन अगरचे योगा का माहिर था, लेकिन एक तवील अरसे से दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों से टकराव नहीं हो रहा था। कोई दुश्मन उसके मुल्क का रुख नहीं कर रहा था, इसलिए वो कभी कभी पीने लगा था। जिस रात पीता था उसके 3 दिनों तक अच्छी खासी वर्जिश करके योगा की महारत को बहाल कर लेता। शीतारा को भलाई से अच्छा मौका और क्या मिलता। वो मास्क मैन के जरिए रूस के बहुत से मामलात में स्याह सफ़ेद की मालका बन सकती थी और सबसे अहम बात यह थी कि टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्का तक पहुंच सकती थी। मास्क मैन ने उसकी मर्जी के मुताबिक सुराग रसा से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ के मारूफ साइंसदान और मैकेनिक को पारस का ये कैसेट सुनाऊंगा। वो इस मौजू पर गौर करेंगे कि अक्स को स्क्रीन के बाहर अपने मतलूबा मुकाम तक कैसे मुंतकिल किया जाता है। सुराग रसा वहाँ से चला गया। मास्क मैन वोडका का आखिरी गिलास पी रहा था, क्योंकि इसके बाद मामूल और ताबेदार बनकर शराब छोड़ने वाला था। शीतारा ने गिलास ख़त्म कराने के बाद उसे बिस्तर पर पहुंचा दिया। फिर उसने अमल करने के दौरान ये मालूम किया कि टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्का को किस तरह एक बहुत बड़े महल में नज़रबंद रखा गया है। इस महल में उसे हर तरह का ऐशो आराम था। वहाँ उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाती। सिर्फ किसी इंसान से मिलने नहीं दिया जाता था। महल के बाहर जो मुसल्ला पहरेदार थे वो भी अंदर ही जा सकते थे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंतजाम थे कि कोई परिंदा फिजा में परवाज़ करता हुआ महल की छत पर जाना चाहता या कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रेंगकर अंदर पहुँचना चाहते तो सिक्योरिटी रूम में सिग्नल मिलने लगता।
वहाँ के 1 दर्जन टीवी स्क्रीन पर महल के हर हिस्से का मंजर वाजे हो जाता। यूं रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी नजर आ जाते। वहाँ कोई कीड़ा हो या इंसान, वो खुदकार निज़ाम के जरिए हलाक कर दिया जाता। सिर्फ मास्कमैन ही इवान रास्का से मुलाकात करता था। यूं तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए मास्कमैन से तमाम अहम मामलात पर गुफ्तगू करता, लेकिन जब वो किसी हसीना के साथ वक्त गुजारना चाहता तो मास्कमैन एक हेलीकॉप्टर में किसी हसीना को लेकर आता। वह हेलीकॉप्टर महल की छत पर उतरता। मास्कमैन अंदर आकर उस हसीना को इवान रास्का के पास पहुंचाकर सिक्योरिटी रूम में आ जाता। फिर वहाँ मुख्तलिफ स्क्रीन पर उन्हें देखता रहता ताकि वह हसीना उसके टेलीपैथी जानने वाले को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उससे पहले उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। शीतारा ने उसके दिमाग से उन तमाम अहम अफसरान के नाम और फ़ोन नंबर मालूम किए जो इवान रास्का की निगरानी और हिफाजत के लिए जिम्मेदार थे। फिर उस पर ज़रूरी तनवीमी अमल करके उसे सुला दिया। बादशाह ताबेदार था। शीतारा उसकी सोच के ज़रिए उसे जो काम सौंप देती वो उसी काम से लगा रहता। इस वक्त भी वो कान लगाए बैठा था, लेकिन पारस की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो उसकी सोच में बोली, मुझे अकल से काम लेना चाहिए। इतनी देर से उसकी आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि वह ऐसे मुल्क में है जहाँ इस वक्त रात ज़्यादा गुजर चुकी है और वो गहरी नींद में है। अब मैं 6 घंटे बाद उसकी आवाज़ सुनूंगा। शीतारा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। बादशाह जिस लहजे को गिरफ्त में लेकर पारस की गुफ्तगू सुनता रहा था वह पारस का मौजूदा लहजा नहीं था। अगर होता तो बादशाह कैसेट रिकॉर्डर वाली गुफ्तगू ना सुनता, कहीं गहरी नींद सोने वाले पारस के पास पहुंचता। ख्याल ख्वानी की लहरें भटक कर वापस आ गई। साबित हो गया कि पारस ने अपनी आवाज़ और लहजे को बदल दिया है। वो 2 चश्मी हीरे खटक रहे थे, उन्हें हासिल करना लाजमी हो गया था। आगे बड़े मसाइल उसके इंतज़ार में थे। बड़े बड़े मरहलों से गुजर कर उसे कामयाबियाँ हासिल करनी थीं। वह बड़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने सोनिया सानी से रब्ता किया। सानी ने पहली बार सांस रोक ली। 1 मिनट के बाद उसे दूसरी बार महसूस करके बोली, कौन हो तुम? मैं शीतारा हूँ, पारस से बातें करना चाहती हूँ। तो फिर पारस के पास जाओ। मैंने कोशिश की थी लेकिन उसने आवाज़ और लहजा बदल लिया है। हो सकता है वो तुमसे बातें ना करना चाहता हो। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ कि कोई मुझसे बातें करने से इनकार कर दे। वो कोई नहीं है, पारस है। वो पारस जिसे तुम दुश्मन समझती हो। क्या उससे सुलह करने आई हो? यही समझ लो। प्लीज़ उससे बातें कराओ। अच्छी बात है, 10 मिनट के बाद आओ। वो चली गई। सुबह के 4 बजे थे। सानी, अली सफूरा और पारस झील के किनारे दौड़ लगा रहे थे और मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश कर रहे थे। शीतारा के आने और जाने के दौरान सानी एक जगह बैठ गई थी। उसने पारस को मुखातिब किया, ए हीरो, इधर आओ। वो बोला, आज का दिन अच्छा है। तुमने अली को छोड़कर मुझे हीरो बना लिया है। वो मुस्कुराकर बोली, लोग ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेते हैं और तुम ऐसे गधे हो कि हीरो कहने के बावजूद गधे ही रहोगे। वो करीब आते हुए बोला, क्या मैं ऐसा गधा हूँ कि कुछ भी कह दोगी तो गधा ही रहूँगा? वो तंबी के अंदाज में एक उंगली दिखाकर हंसती हुई बोली, खबरदार आगे ना कहना। मैं समझ गई हूँ तुम मुझसे क्या कहलवाओगे। काम की बात करो। वो झील के किनारे घास पर बैठ गया। फिर बोला, काम की बात क्या है? तुम्हारी वो चहेती अभी आई थी, क्या कह रही थी? तुमने उसका नाम नहीं पूछा। मैंने तुम्हारे आसपास किसी को आते जाते नहीं देखा। जाहिर है वो दिमाग में आई होगी और यूं आने वाली सिर्फ शीतारा है। क्या वो बारबरा नहीं हो सकती? तुमने चहेती कहा है और बारबरा चहेती बनना ही नहीं चाहती। कैल्पा और मरीना भी तुम्हारी वो रही हैं। वो यानी कि वो कभी वो थी मगर अब वो नहीं है। तुम ख्वामखा वो बातें करके मेरा मूड भी वो कर रही हो और वक्त भी वो कर रही हो। अगर तुम 4 बार जल्दी जल्दी वो मुंह उठाकर कहोगी तो भौंकती हुई दिखाई दोगी। वो घूर कर उसे देखने लगी। उसी वक्त शीतारा आ गई। सानी ने कहा, शीतारा मेरे पास आई है, अब तुम्हारे पास पहुंच रही है। पारस ने कहा, वो आए हमारी खोपड़ी में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनकी सुनेंगे, कभी उनको सुनाएंगे और खूब सुनाएंगे। शीतारा ने उसके अंदर आकर कहा, बड़ी जिंदा दिली से बोल रहे हो। मैं हमेशा ही जिंदा दिल रहता हूँ। मुर्दा दिल मुझे खाक नहीं समझते। मैं मुर्दा दिली और खुद गर्जी पीछे छोड़कर आई हूँ। मैं कि वापस जाओगी तो फिर यही बीमारियां लग जाएंगी। कसम खाओ वापस नहीं जाओगी। प्लीज़ संजीदा हो जाओ और इस मसले पर गौर करो। आखिर हम कब तक जुदा रहेंगे? जब तक हमारा निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। मेरी तरफ से शादी के बाद भी तुम्हारा धर्म सलामत रहेगा। बातें बनाकर मुझे ना उलझाओ। मस्जिद के अंदर पूजा की घंटियां नहीं बजती। मुसलमान के घर में हिंदू औरत का धर्म कमज़ोर होता रहेगा। इस हकीकत से इनकार न करो। बेशक क़यामत आ जाए तब भी मस्जिद में घंटियां नहीं बजेंगी। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की शादियों की कानूनी इजाज़त है। तुम अपने मुल्क के कानून का एहतराम करो और मुझसे शादी करके मेरी घंटियां बजाती रहो। शादी क्या ज़रूरी है? हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। बीवी बच्चों के अखराजात से बचा रहूँगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर मिलने से तुम्हारी मुराद ये है कि मेरे रूबरू आना चाहती हो तो मैं कभी यकीन नहीं करूँगा। यकीन ना करने की वजह, मुझे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की पेशगोई पर एतमाद है। तुम 7 बरस बाद ही असल रूप में मिलोगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशगोई दुरुस्त हो। अगर मैं शाम तक तुम्हारे सामने चली आऊँ तो मैं फ़्रॉड को समझ लूँगा। ये तो याद होगा कि मैं तुम्हारी महक से तुम्हें पहचान सकता हूँ। वह हंसकर बोली, अब नहीं पहचान सकोगे। मैंने अपना ऑपरेशन कराया है जिसके नतीजे में मेरे बदन की बू तब्दील हो गई है। मैं भी अपना ऑपरेशन कराने के बाद तुमसे मिलूंगा। ऑपरेशन के नतीजे में मेरे अंदर का जहर ख़त्म हो जाएगा।
विशाल के लम्हात में यह शिकायत न करना कि मैं वो पारस नहीं हूँ जिसकी जहरीली कशिश तुम्हें दीवाना बनाती है। यानी तुम अपनी डमी को मेरे पास भेजोगे? ज़ाहिर है डमी शितारा से पारस की डमी ही मुलाकात करेगी। पारस, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि फजूल कस्में खाकर मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारी मखसूस भूख के बगैर दुनिया की किसी शितारा पर भरोसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा एक अहम राज मालूम किया है। चलो अच्छा है, मालूमात में इजाफा होता रहना चाहिए। तुम मजाक समझ रहे हो? मैंने वक्त से मतलूबा जगह मुंतकिल करने वाली तकनीक मालूम की है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। आइंदा हम तुम अक्स बनकर एक दूसरे की तन्हाइयों में आ सकते हैं। अक्स का कोई मजहब या धर्म नहीं होता। हम अक्सी शादी करेंगे और अक्सी सुहागरात मनाएंगे। इस तरह तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास महफूज रहेगा। क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मुझे तुम्हारा यह राज कैसे मालूम हो गया? वो कोई राज है ही नहीं। हमसे पहले माफिया तंजीम की गॉड मदर ट्रीसा कई बार इसका मुजाहरा कर चुकी है। तुम मुझे मायूस कर रहे हो। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि तुम किसी के सामने अक्स को मुंतकिल करने वाले आलात और उसके इस्तेमाल के तौर तरीक़ों पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये गुफ्तगू एक सुराग रसाने कैसेट में रिकॉर्ड करके मास्क मैन तक पहुंचाई है। इससे जाहिर होता है कि तुम मास्क मैन तक पहुंची हुई हो। तुम्हारी नज़र उसके टेलीपैथी जानने वाले ईवान रास्का पर होगी। शीतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पारस के सामने अपनी कामयाबियों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वो बोली, हमारी आज की दुनिया में यही हो रहा है। जिसे देखो वही किसी न किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपना गुलाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। तुम लोगों को मौका मिलता है तो तुम भी यही करते हो। हम जिसे ट्रैप करते हैं उसे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के लिए रिहा कर देते हैं। बेचारा ईवान रास्का एक गोशे में सुकून से है, उसे सुकून से रहने दो। क्यों उसे मास्क मैन के महल से निकालने पर तुली हुई हो? वो बाहर आएगा तो बेशतर टेलीपैथी जानने वालों की तरह ख्वार होता रहेगा। तुम कहाँ की बातें ले बैठे? दूसरी बात करो। तुम इतनी देर से बातें कर रही हो मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि 2 चश्मी हीरों का जिक्र कैसे छेड़ा जाए। उन हीरों के लिए इत्मीनान है। तुमने पिछली बार कहा था कि दोनों हीरे तुम्हारे पास मेरी अमानत हैं। बेशक 7 बरसों तक वो मेरे पास अमानत के तौर पर रहेंगे और वो तुम्हें ही मिलेंगे। हाँ, इस इत्मीनान के बावजूद मुझे उनसे महरूम नहीं रहना चाहिए। वो मुझे आज मिल जाएं तो आज ही से मेरे दिन फिर जाएंगे। खुशबख्ती ऐसी नसीब होगी कि तमाम नहूसतें दूर हो जाएंगी। प्लीज़ पारस, मुझे अपनी कनी समझकर वो हीरे मुझे दे दो। 2 चश्मी हीरे 2 ही सूरतों में हासिल हो सकती हैं कि मैं अपनी खुशी से उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं या फिर तुम किसी हिकमत अमली से उन्हें मुझसे छीन लो। जो काम मोहब्बत से हो सकता है उसे अदावत से नहीं करूंगी। तुम मेरे अंदर रहकर देख रही हो कि मैं पेरिस में इस झील के किनारे हूँ और यहाँ बने हुए कॉटेजों में एक कॉटेज में हूँ। तुम यहाँ और मोहब्बत से इन्हें ले जाओ। वो दोनों हीरे हमेशा मेरे पास रहते हैं। खुद ना चाहो तो किराए के कातरों को भेज दो। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अब उसे फैसला करना था कि वो मोहब्बत से उन्हें हासिल करेगी या किराए के कातलों को भेजकर अदावत का रास्ता इख्तियार करेगी। बड़ी मुश्किल थी। दिल अदावत पर राजी नहीं था और यही दिल मोहब्बत से डरता भी था। ब्लैक आदम ने हवालात में आकर जय पर गोला को बड़ी सख्त वार्निंग दी थी। उसे कहा था अगर वो अक्स मुंतकिल करने और बैंक लूटने वालों की निशानदेही नहीं करेगा तो उसे टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया जाएगा। फिर ऐसी ऐसी जहनी और जिस्मानी अजियतें दी जाएंगी जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मुजरिमों की निशानदेही करने पर मजबूर हो जाएगा। ब्लैक आदम उसे 1 घंटे की मोहलत देकर गया था। 1 घंटे बाद हवालात में आया तो पता चला जय पर गोला हनी सलाखों के पीछे से निकलकर थाना इंचार्ज के साथ चला गया है। उसने गरज कर पूछा, वो कहाँ गया है? थाना इंचार्ज को ये इख्तियार किसने दिया कि वो एक मुलजिम को अपने साथ हवालात से बाहर ले जाए? तमाम सिपाही सहमे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि एक पुलिस अफसर मुलजिम को लेकर कहाँ गया है। ब्लैक आदम ने फ़ोन के जरिए टैरी आदम से कहा, बिग ब्रदर, जय पर गोला कैद से निकलकर थाना इंचार्ज के साथ कहीं चला गया है? टैरी ने पूछा, क्या वो थाना इंचार्ज को किसी दबाव के तहत ले गया? सिपाहियों का बयान है कि वो दोनों मुस्कुराते और बातें करते हुए थाने की किसी गाड़ी में बैठकर गए हैं। पर गोला के साथ जो विच लेडी थी वो कहाँ है? वो हवालात में है। उसके पास जाओ, बातें करो और उसकी आवाज़ सुनाओ। ब्लैक आदम ने हुक्म की तामील की। हवालात के दूसरे कमरे में विच लेडी ईला क्लांसी के पास आकर बोला, तुम्हारा साथी जय पर गोला यहाँ से फरार हो गया है। हमें बताओ वो कहाँ गया होगा? वो कमीना मुझे यहाँ छोड़ गया है जबकि वो मेरा मेहमान था। मेरे पास रहकर मेरा नमक खा रहा था। वो शायद अभी मेरे घर गया होगा, मगर नहीं, वो बहुत चालाक है। ऐसी किसी जगह नहीं जाएगा जहाँ गिरफ्तारी का अंदेशा हो। टैरी ने ब्लैक आदम से कहा, मुझे इसके दिमाग में जगह मिल गई है। तुम जाकर आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो विच लेडी के दिमाग में आया तो जय पर गोला की हकीकत मालूम हुई। एक्सरे मैन भी उसके चोर ख्यालात से मालूम कर रहा था कि जय पर गोला ने वाशिंगटन में खुफिया तंजीम बनाई है। इस तंजीम की अहमियत यह है कि उसमें जैरी और थर्माल 2 ख्याल ख्वानी करने वाले जवान हैं। खुद जय पर गोला शैतानी हिप्नोटिज्म का माहिर है। कमज़ोर इरादों वाली औरतों और मर्दों को अपनी आंखों के जरिए 1 मिनट में सहरज़दा कर देता है। फिर यह भी मालूम हुआ कि उसने मरीना को भी अपनी शैतानी चालों से फांस लिया था, लेकिन वह तिलबैब आकर उसके सैर से निजात हासिल कर चुकी थी। वह इस शहर में उसे ढूंढने आया था, साथ ही फार्मूले भी हासिल कर लेना चाहता था। टैरी आदम ने यह तमाम बातें ब्लैक आदम को बताईं। एक्सरे मैन अपने इन मादियतों के दिमागों में छुपा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और इस सिलसिले में उनकी राय मालूम कर रहा था। ब्लैक आदम ने कहा, हमें सबसे अहम बात यह मालूम हुई है कि परगोला महज एक जादूगर नहीं, उसकी दोनों मुट्ठियों में 2 टेलीपैथी जानने वाले हैं। टैरी ने कहा, और वो तीसरी टेलीपैथी जानने वाली मरीना की तलाश में है। अब जहन में यह सवाल उभरता है
क्या परगोला के टेलीपैथी जानने वालों ने हैरी को ट्रैप किया है? नहीं। अगर हैरी का दिमाग उनके काबू में होता तो परगोला समुद्र के किनारे हैरी का ताकुब ना करता। तो फिर मरीना ने हैरी को ट्रैप किया है। ब्लैक आदम ने कहा, हैरी के फ़ोन पर मैंने जिस टेलीपैथी जानने वाले की बातें सुनी है उनसे जाहिर होता है कि वो मर्द है, और इससे पहले भी एक और टेलीपैथी जानने वाले ने हैरी को अपना ताबेदार बनाया था। इसका मतलब है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर इस शहर तेल अवीव में टेलीपैथी जानने वाली बेशुमार बलाएँ आ गई हैं। टेलीपैथी की बलाओं के अलावा अक्स मुंतकिल करने वाले भी बला के ख़तरनाक हैं। अगरचे उन्हें बैंक की लूटी हुई रकम न मिल सकी, ताहम उन्होंने इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ यानी कि वो फार्मूले हासिल किए हैं। फार्मूलों के मामले में पहली कामयाबी उस नामालूम गिरोह को हुई है। उनकी बातों के दौरान थाने का इंचार्ज वापस आ गया। ब्लैक आदम को देखकर घबराया, परेशान हुआ, फिर बोला, सर मेरा कोई कसूर नहीं है, वो कमबख्त जादू जानता है। मुझे कुछ पता ही ना चला कि मैं कहाँ हूँ। जब होश में आया तो थाने की जीप में एक सराय के सामने था। परगोला जीप से उतर गया था। फिर कोई जादुई कुव्वत मुझे वहाँ से यहाँ वापस आने पर मजबूर करती रही और मैं यहाँ चला आया। तुमने कौन सी सराय के सामने परगोला को छोड़ा था? यहाँ से 50 मील दूर के बॉस सराय के सामने। इसका मतलब है परगोला यरूशलेम की तरफ गया है, लेकिन वह भेस बदल कर फिर वापस आएगा क्योंकि फार्मूले इसी शहर से हासिल करेगा, और मरीना भी उसे यही मिलेगी क्योंकि वो भी फार्मूलों के चक्कर में होगी। टैरी आदम ने कहा, विच लेडी इला क्लांसी को रिहा कर दो। उसके ख्यालात से पता चला कि वह परगोला के साथ एक कब्रिस्तान में काला अमल करने वाली है। परगोला को यकीन है कि इस काले जादू से मरीना खिंची चली आएगी और फिर उसकी कनीज बन जाएगी। ब्लैक आदम ने कहा, परगोला मोहतात रहेगा, काला जादू करने के लिए विच लेडी से नहीं मिलेगा। टैरी ने कहा, लेकिन मैं विच लेडी के अंदर रहकर उसे मजबूर करूंगा कि वो काले जादू के जरिए परगोला का सुराग लगाए। अगर ऐसा ना कर सकी तब भी मैं यकीन से कहता हूँ कि परगोला हर हाल में मरीना को हासिल करना चाहेगा। उसके लिए किसी कब्रिस्तान में जाकर अमल करेगा। उसके शैतानी दस्तूर के मुताबिक कल की अंधेरी रात काले जादू के लिए नहायत मौजू है। अगर ऐसा है तो मैं इस मुल्क के हर कब्रिस्तान में इंटेलिजेंस वालों का जाल बिछा दूंगा। फिलहाल परगोला को घेरने और पकड़ने के दो ही रास्ते थे। एक तो विच लेडी, उसके जरिए परगोला तक पहुंचने की तवक्को थी। दूसरा ये कि वो मरीना को अपने पास बुलाने के लिए कब्रिस्तान में काला अमल करने आए। टैरी आदम और ब्लैक आदम ने यह तय किया कि वो कब्रिस्तान में आएगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, छुपकर तमाशा देखा जाएगा। अगर काला जादू वाकई काम करेगा और छुपी हुई मरीना को कब्रिस्तान में खींच लाएगा तो ऐसे वक्त परगोला के साथ मरीना भी काबू में आ जाएगी। यूं यहूदी खुफिया तंजीम में एक और ख्याल खानी करने वाली का इजाफा हो जाएगा। रीटा अपने बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। होश में आते हुए आंखें खोलने के बाद उसे सबसे पहले जिस्मानी तकलीफ का एहसास हुआ। सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। तब याद आया कि उस हवसनाक दरिंदे ने किस तरह उसे दांतों से काट काट कर लहू लुहान किया था और एक शैतान की तरह फातिहाना अंदाज में कह के लगाता रहा। वो उठकर बैठ गई। बैठने से भी तकलीफ हो रही थी। सामने एक कद्दे आदम आईना था जिसमें वो हमेशा अपने हुस्न शबाब को बसद्दे नाज देखा करती थी। इस वक्त जख्मों से भरे हुए बदन को देखकर हलक से चीख निकल गई। आईना बता रहा था कि उस दरिंदे ने उसे बिल्कुल ही खंडर बना दिया। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर बोली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कौन है? कौन है वो? वो परगोला के नाम से और उसके काम से वाकिफ नहीं थी। उसके काम का एक छोटा सा नमूना आईने में देख रही थी और रो रही थी। उसने पहली बार कैबोस सराय के सामने उसे देखा था। उसने ललचाई हुई नज़रों से देखकर कहा था, तुम्हारी सूरत और तुम्हारा बदन मेरी हवस को पुकार है और जो हसीना मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे नहीं छोड़ता। रीटा ने उसे गुरूर और नफरत से देखा था, फिर एक तरफ थूक कर कहा था, देखो मैंने इधर थूका है। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं अपना थूक तुम पर ज़ाया करूं। जाओ और आईने में अपनी शैतानी सूरत देखकर खुद पर थूकते रहो। ये कहकर वो सराय के अंदर जाना चाहती थी, तभी दिमागी तौर पर गायब हो गई। कभी वो दिमागी तौर पर हाजिर हो जाती थी, खुद को कार ड्राइव करती देखती, फिर गायब दिमाग हो जाती। आखिरी बार उसने खुद को एक बेडरूम में देखा। उसके साथ वो शैतानी सूरत वाला नजर आया। वो एकदम से चीख पड़ी। उसने कहका लगाकर पूछा कि अब मुझे देखकर नहीं थूकोगी? तुम्हारा थूक बहुत कीमती है, इसे मुझ पर ज़ाया नहीं करना चाहती। वह सहम कर पीछे हटी और बोली, तुम कौन हो? मुझे यहाँ कैसे ले आई? क्या तुम कोई जादूगर हो? उसने गिरेबान पकड़कर एक झटके से खींचा। वह भागकर जरा दूर चली गई। उसने पूछा, कहाँ जाओगी? मुझे भी थूकने का मौका दो। वह दौड़ती हुई दरवाजे से आई, फिर कमरे से निकलकर उसी तरह दौड़ती हुई अपने बंगले के बैरूनी दरवाजे पर जाके रुक गई। वहां से पलटकर फिर दौड़ती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। अपने अंदर चीखने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, उस शैतान के पास नहीं जाऊंगी। मगर वो शैतान के सामने पहुंचकर रुक गई। वो कह के लगा रहा था। जब वो सामने आई तो उसने मुंह पर थूक दिया। वो तौहीन के एहसास से पागल हो गई। उसका मुंह नोचना चाहती थी मगर दोनों हाथ उठा नहीं पा रही थी। शैतान ने कहा, अपने हुस्न शबाब पर बहुत गुरूर करती है, मुझ पर थूकना भी अपनी तौहीन समझती थी। उसने फिर मुंह पर थूक दिया। वह हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। अपने सर के बालों को नोच रही थी। अपनी बेबसी को समझ रही थी कि शैतान के बस में है। अपने बचाव की कोशिश करने के भी काबिल नहीं रही थी। वो उसे नोच रहा था, खसूट रहा था, प्यार भी कर रहा था, हकारत से जख्म भी दे रहा था। उसने अपने गोरे और खूबसूरत बदन से लहू रिसते हुए देखा, खुद को बुरी तरह लुटते हुए देखा। फिर वो होशो हवा से बेगानी हो गई। अब होश में आकर आईने के सामने खुद को एक खंडर की सूरत में देख रही थी और रो रही थी। इसलिए रोना आ रहा था कि आइंदा गुरूर करने के लिए कुछ नहीं बचा था। दरवाजे पर आहट सी हुई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई खड़ा हुआ था।
उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट था। वो उसे देखते ही बिस्तर से चादर उठाकर खुद को छुपाते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिस पर थूकना तुम गवारा नहीं करती थी। बस मामूली सी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ। चाहने की पहली किस्त वसूल कर चुका हूँ। चलो बिस्तर पर लेट जाओ। ये मेरा दस्तूर है कि मैं जख्म देने के बाद अपने हाथों से मरहम लगाता हूँ। वो पैकेट खोलकर दवाएं निकालने लगी। वो बोली, तुम बाहर जाओ, मैं खुद ही मरहम लगा लूंगी। उसने अचानक ही एक थप्पड़ रसीद किया। वो लड़खड़ाती हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बोला, मुझे हुक्म देती है? मैं बाहर जाऊंगा तो पुलिस अंदर आएगी, क्योंकि तुम्हारी कार की सीट के नीचे हेरोइन के पैकेट्स रखे हुए हैं। वो घबराकर बोली, नहीं, तुम पुलिस को इतला नहीं दोगे? तुमने तो मेरी बोटियां ही नोच ली हैं। अब ये जुल्म ना करो। तो फिर आराम से लेट जाओ। जख्म देना और मरहम लगाना मेरा मशगला है। वह हुक्म की तामील पर मजबूर हो गई, खामोशी से लेट गई। वो एक एक जख्म पर मरहम लगाने लगा। ये एक एक जख्म की तकलीफ से कराहने लगी। उसने कुछ दवाएं खाने को दी। थोड़ी देर बाद वो सो गई। जैरी ने परगोला के पास आकर कहा, वो सो गई है। परगोला ने कहा, तुम जाओ और इस पर अमल करके इसे मेरी ताबेदार बना दो। वो बेडरूम से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने अपना चेहरा और हुलिया बदल लिया था। पुलिस वाले उसे अब पहचान नहीं सकते थे। वो गौर करने लगा कि भेस बदलने में कोई कमी तो नहीं रह गई। गौर करने से गलती का सुराग जरूर मिलता है। ये बात समझ में आई कि उसे जादूगरों जैसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए, वरना भेस बदलने के बावजूद पुलिस शुबा में गिरफ्तार कर लेगी। वो मरीना को नहीं भूल सकता था। एक टेलीपैथी जानने वाली पर दोबारा कब्जा जमाना जरूरी था, और इसके लिए एक बार काले जादू का अमल करना जरूरी हो गया था। वैसी जगह छुपी हुई थी कि उसके दो ख्याल खोनी करने वाले भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। यही एक काले जादू का सहारा रह गया था। अगली रात चांदनी नहीं होगी। कब्रिस्तान में गहरी तारीकी छाई रहेगी। कल की रात काले अमल के लिए मौजू होगी। उसे पूरा यकीन था कि मरीना कहीं भी छुपी होगी तो काले मंत्रों से खिंची चली आएगी। ऐसे वक्त विच लेडी इला क्लांसी होगी तो काम आसान होगा, लेकिन वो उसे हवालात में छोड़ाया था। यह उसकी खुदगर्जी थी, लेकिन मजबूरी भी थी। विच लेडी इला के मुतालिक सोचते हुए ख्याल है कि हवालात में उसकी पिटाई की गई होगी, और नतीजे में बुज़दिल विच लेडी ने परगोला की हकीकत उगल दी होगी। और परगोला सोच रहा था, हो सकता है इला क्लांसी ने कब्रिस्तान वाली बात ना बताई हो, लेकिन दिल में अंदेशे धड़क रहे थे। उसने एना लाना और वाइन लुइन के ट्रांसपेरेंट चेहरे देखे थे। उसने आंखें बंद कर ली। तसव्वुर में एना लाना का चेहरा याद करने लगा। अच्छी तरह याद नहीं आ रहा था। उस बैंक में एक निहायत ही हसीन और कमसिन लड़की ट्रांसपेरेंट नजर आई थी। सचमुच की कोई नेक रूह लग रही थी, मगर वो नेकी करने नहीं, डाका डालने आई थी। काश वह पूरी तरह वाज़ेह होती, लेकिन अब तो गुजरते हुए वक्त के साथ उसके तसव्वुर से भी आजकल में मिटने वाली थी। ये उस रात की बात है जब वॉन लुइन ने समुंदर के किनारे हैरी रॉबसन के जिस्म में 2 गोलियां पेवस्त कर दी थी। फिर उसने वॉकी टॉकी के जरिए एना लाना से कहा, मैंने कमबख्त फ्रॉड हैरी के जिस्म में 1 नहीं 2 गोलियां उतार दी हैं। वॉकी टॉकी फेंक दो, इसके जरिए पकड़े जाने का अंदेशा है। फौरन दौड़ते हुए ब्लू हेवन के पास आओ, दैट्स ऑल। इतना कहकर वॉन लुइन अपना वॉकी टॉकी फेंक कर भागता हुआ ब्लू हेवन की तरफ चला गया। उस क्लब के पीछे दूसरी बहन मामिला अपनी कार के पास भाई बहन का इंतजार कर रही थी। वॉन लुई ने करीब आकर हाँफते हुए कहा, मैंने हैरी का काम तमाम कर दिया है। उससे बैंक की रकम मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, और वो कमबख्त पुलिस वालों को हमारे पीछे लगा रहा था। मामिला ने कहा, यह तुमने अच्छा किया। वो जिंदा रहता तो हमारे लिए अंदेशे पैदा करता रहता। ऐना कहाँ है? मैंने वॉकी टॉकी के जरिए उसे कह दिया था कि वो फौरन इस क्लब के पीछे चली आए। वो आ रही होगी। वो छोटी बहन का इंतजार करने लगी और दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी। वहाँ फायरिंग की आवाज़ें गूंजती रही थीं, जिसके नतीजे में सनसनी फैल गई थी। लोग एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे कि किसने फायरिंग की, कहाँ वो गोलियां चलाई गईं। इस सिलसिले में तरह तरह की बातें हो रही थीं। मामिला ने कहा, हमने बड़ी हिकमत अमली से लाखों डॉलर्स और पाउंड्स लूटे थे। इतनी बड़ी रकम का एक नोट भी हमारे हाथ में नहीं आया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिस्टर, यह सदमा दिल से निकाल दो। आइंदा हम इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि पिछले नुकसान की तलाफी हो जाएगी। मामिला ने अपनी रिस्ट वॉच देखकर कहा, 15 मिनट गुजर चुके हैं, ऐना अभी तक क्यों नहीं आई? आती होगी, अब भी उसमें बचपन है। वो पूरी तरह खतरात का एहसास नहीं करती। रफ्ता रफ्ता पक्की हो जाएगी। हाँ ब्रादर, अभी वो नादान है। मैं सुबह से महसूस कर रही थी कि उस नौजवान हैरी से मुतासिर हो गई है। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखी थी। ये अच्छा हुआ कि मैंने हैरी को जहन्नुम में पहुंचा दिया। हमारी माफिया तंजीम में इश्क और मोहब्बत को हमाकत समझा जाता है। उसकी मौत के बाद ऐना के सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। उसी वक्त दूर से ऐना आती हुई दिखाई दी। वो तेजी से आ रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर वो दौड़ती हुई आई और मामिला के गले से लगकर हंसने लगी। मामिला ने पूछा, इतनी देर कर दी, कहाँ रह गई थी? ओह गॉड, तेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। दिल को तेजी से धड़कना ही था। वो अभी आदिल के धड़कते हुए दिल से लगकर आई थी। उस पर अजीब सा नशा तारी था। वही धड़कन पाने के लिए वो मामिला के सीने से लग गई, लेकिन वो चटानी सीना नहीं मिल रहा था। वॉन लुइन ने पूछा, ये तुम पागलों की तरह ख्वामखा क्यों हंस रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। वो तीनों कार में बैठ गए। वॉन लुइन ने उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, माफिया तंजीम में इश्क और मोहब्बत को हमाकत समझा जाता है। हमारी बहन ऐना के कहकों से साबित हो रहा है कि यह हैरी की मौत से खुश है। ऐना लाना ने अपने स्कार्फ को मुंह पर रख लिया ताकि हंसी रुक जाए। यह हंसने की आवाज़ भाई बहन तक ना पहुंचे। कार में अंधेरा था और वो पीछे बैठी हुई थी, इसलिए बड़ी बहन और भाई उसकी हरकतें नहीं देख रहे थे।
वो जानबूझकर पिछली सीट पर बैठी थी ताकि तन्हा रहे और आदिल को तसव्वुर की आंखों से देखती रहे, और वो कार के अंदर नीम तारीकी में साफ नजर आ रहा था। मामिला ने कहा, ब्रादर, आइंदा कोई वारदात करने से पहले किसी ऐसे एहलकार का बंदोबस्त करना होगा जो तुम्हारे एतमाद को ठेस ना पहुंचाए और हैरी की तरह धोखा न दे। वान लुई ने कहा, मैं दूसरी बार किसी पर भरोसा करने की गलती नहीं करूंगा। मैंने यहाँ आने से पहले फ़ोन पर मम्मी से बात की थी। वो हमारी बहन मैक्सी के साथ कल रात तक यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगी। हमारी फैमिली के 5 मेंबर बड़ी से बड़ी वारदात के लिए काफ़ी हैं। हम किसी बाहर के आदमी के मोहताज नहीं रहेंगे। एना लाना ने पूछा, ब्रादर, आइंदा किसी वारदात में फिर हैरी ने कोई गड़बड़ की तो क्या होगा? भाई ने कहा, क्या पागल हुई हो? वो मर चुका है, क्या उसकी रूह आकर गड़बड़ करेगी? उसे हंसी आ गई। वो हंसकर बोली, हम रूह का तमाशा करते हैं, अगर सचमुच की रूह आ गई तो? मामिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बचपना नहीं खत्म होगा। इसमें बचपने की क्या बात है? मैंने नेपल्स में एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरोइन एक नौजवान से मोहब्बत करती है। वो नौजवान जिस घर में रहता है उसमें आग लग जाती है, बेचारा अंदर ही जलकर मर जाता है। बड़ा ट्रेजिडी सीन था। वॉन लुई ने कहा, है ना, तुम मेरी बहन हो, एक अजीम गॉड मदर ट्रीसा की बेटी। ये फिल्म और मोहब्बत की बातें ना करो। क्यों ना करूं? आप लोग कहते हैं हैरी मर चुका है। उस फिल्म का हीरो भी जलकर मर गया था, लेकिन मरने के बाद फिर अपनी महबूबा के पास वापस आ गया। मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन हमारी तंजीम में मासूमियत नुकसान पहुंचाती है। संजीदगी और अक्ल से समझा करो और बोला करो। मैं अक्ल की ही बात कह रही हूँ। दरअसल वो हीरो जलकर नहीं मरा था। वो घर में आग लगने से पहले अपने मेहमान के लिए बेकरी से कुछ खाने के लिए गया था। एक कार से टक्कर हो गई और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। उधर बेचारा मेहमान जलकर मर गया। सबने यही समझा कि हीरो मर गया है। जब हीरो 2 रोज़ बाद अस्पताल से वापस आया तो सबको हकीकत मालूम हुई। ऐसा फिल्मों में होता है। तुम्हारी उम्र अब बचकाना फिल्में देखने की नहीं है ब्रादर। कभी ऐसा भी होता है कि जिसे हम बचकाना बात कहते हैं वो मौजा साबित हो जाती है। आखिर इस बकवास का मतलब क्या है? वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, हो सकता है तुमने जिसे गोली मारी हो वो हैरी न हो। हैरी के धोखे में कोई और मारा गया हो। वो हंस रही थी और बोल रही थी, हो सकता है हैरी जिंदा हो और आइंदा कोई गड़बड़ करने आ जाए। वॉन लुइन कार की अंदरूनी लाइट ऑन करके अकब नुमाइने में छोटी बहन को देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों घुसी हुई है कि हैरी मरा नहीं, जिंदा है? और इस बात में मजाक का कौन सा पहलू कि तुम हंसती ही जा रही हो? मामिला ने सर घुमाकर उसे देखा, फिर पूछा, है ना, सच बताओ, क्या तुम हैरी से इश्क करने लगी थी? क्या तुम उसकी मौत का असर ले रही हो? ऐसी बेतुकी हंसी का मतलब क्या है? मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि मुर्दा जिंदा होकर आएगा तो सब लोग उसे भूत समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। मामिला ने परेशान होकर भाई को देखा, फिर कहा, ब्रादर, मेरा दिल कहता है कि हैरी की मौत का असर ले रही है। वॉन लुई ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, फिर पिछली सीट की तरफ घूमकर कहा, मेरी जान, तुम हम सब की जान हो, प्लीज़ हमसे कुछ ना छुपाओ। अगर तुम उसे बेइंतहा चाहती थी तो अब खुलकर चाहत का इजहार करो, वरना उसकी मौत का सदमा तुम्हारा जहनी तवाज़न बिगाड़ देगा। वो दोनों हाथों से मुंह दबाकर हंसते हंसते दोहरी हो गई। लोग अपनों की मौत पर धाड़े मार मार कर रोते हैं, वो हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। दोनों बहन भाई तशवीश में मुब्तला हो गए, क्योंकि वो खिलाफे मौका हंसी पागलपन की अलामत थी। मामिला दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आई, फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर एना लाना के पास बैठकर उसे मोहब्बत से दोनों बाजू में समेट कर बोली, मेरी जान चुप हो जाओ, यूं ना हंसो, अपने दिमाग को काबू में रखो। एना लाना हंसते हंसते थक गई थी। उसने बहन के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। वॉन लुई ने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई और कहा, हमारी एना भी घर पहुंचकर गहरी नींद सो जाएगी, सुबह उठकर खुद को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेगी। मामिला ने उसके रुखसार को चूम कर कहा, ज़रूर नॉर्मल हो जाएगी, हमारी बहन बड़ी हौसले वाली है, तुम्हें याद है ना एना? मम्मी ने नसीहत की थी कि जो सदमा, जो मामला दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाता हो, उसे अपने अंदर से फ़ौरन बाहर थूक दो। वॉन लुई ने एक जगह गाड़ी रोककर कहा, मामिला, अपने बाएं तरफ वाली इस पुरानी कोठी को देखो। उसने सर घुमाकर देखा। वो कोठी बहुत ही शिकस्ता हालत में थी। कई जगह से दीवारें तिड़क गई थीं। यूं लगता था उनकी मुरम्मत ना की गई तो गिर पड़ेंगी। मामिला ने पूछा, ये कोठी है या भूतों का मस्कन?